जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मैं आपके साथ अशफाक इस्हाक सत्ती, आपका जाना माना और पहचाना। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मुझे और सदफ को देख के आपके दिन का आगाज़ मुझे यकीन है और उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर हुआ होगा। आई एम श्योर कि हम आपको मुझे अपनी टीम अपना भी तो दिखा पता है, सकते आपका हैं। नहीं उनका पता। भी ज़ाहिर है कि बड़ा की रोल होता है हमें यहाँ तक इस हाल में पहुँचाने में। हाँ। बाकी आप समझदार हैं। तो बाकी और बताएं और सब ठीक हाउ इज इट ठाक, गोइंग? बिल्कुल। और क्या चल रहा है दुनिया में? दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है और मैं ये कह रहा था कि हम वो जिस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात कर रहे थे कि पहले सिल्वर बटन, फिर गोल्ड बटन, फिर उसके बाद कोई और भी बटन। अब तो मेरे ख्याल पे सारे बटन यूट्यूब के पास ख़त्म हो गए होंगे जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के देने थे। और आप ये देखें कि लोग, पीपल आर सो स्मार्ट। आई मीन ही इज़ मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स और यूरोस और व्हाट्सोएवर। अब दुनिया का सक्सेसफुल तरीन फुटबॉलर पैसे के एतबार से भी। लेकिन अब अपने रिटायरमेंट के पास पहुंच के उन्होंने ख्याल आया कि मैं यूट्यूब चैनल क्यों ना बनाऊं। स्मार्ट प्लानिंग इसे हम कहते हैं। दिस इज स्मार्ट, बिल्कुल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स अपनी जगह, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, और साथ में ये भी। और देखें, जो इस तरह के बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन्हें भी ऐसी पर्सनालिटीज़ की ज़रूरत होती है जिसकी तरफ उनका व्यूवर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, तो जितनी जल्दी एक ही दिन में उन्होंने सारे। आई होप कि उन्होंने जो हमारे वो हैं फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर, उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया होगा। डेफिनेटली तोड़ दिया भाई, ये तो ग्लोबल रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है कि जिसकी मकबूलियत पूरी दुनिया में बिल्कुल। और दूसरे ये कि अब जैसे कि नवंबर में आपको पता है कि अमेरिकी सदारती इलेक्शन होने, और जो मसला हुआ था बीच में कि जो बाइडन कैंडिडेट थे डेमोक्रेट के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, फिर उनकी नामजदगी को वापस ले लिया गया। अब बाकायदा तौर पर ऑफिशियली कमला हैरिस ने नामजदगी कबूल कर ली। तो अब ये मुकाबला हो रहा है ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। वैसे who have you got? Have you got कमला हैरिस और ट्रंप? किसको सपोर्ट कर रही हैं वैसे आप मोरली? अगर मैं रिपब्लिकन्स की बात करूं तो रिपब्लिकन्स जंगों की तरफ नहीं जाते। हाँ, मोस्टली नहीं जाते। बाकी डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ बड़ी डिफरेंट किस्म की होती हैं, तो हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और देखता है अब उनके अपने जो इंटरनल इशू हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, खासतौर पे इन्फ्लेशन जो है इस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा हिट किया हुआ है लोगों को। इन्फ्लेशन से याद है, गोल्ड कितना महंगा हो गया सदफ अब्दुल जब्बार? 2,61,800 रुपये फी तोला। गुडनेस ग्रेशियस। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों का एतबार। और अमेरिका की बात की थी तो वो तो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से भी गोल्ड महंगा हो रहा है। खैर, बहुत से अहम मामला है जिस पे हम बात करेंगे। पहली खबर जो है जिसने हम सबको कल काफ़ी गमगीन भी किया, परेशान भी किया, हमारे सिक्योरिटी एहलकार और ख़ास तौर पर पुलिस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं किसी भी सिचुएशन में। और डाकुओं की जानिब से जिस तरीके से सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में उन पर हमला किया गया था, और आप ये सोचिए कि 16 अहलकार शहीद हो गए हैं और मुतादिद ज़ख्मी हैं। और इसके साथ साथ हुआ ये था कि पुलिस की गाड़ियां वहां पर बारिश के पानी में फंस गई थी, और ऐसे में उन डाकुओं ने ये निशाना बनाया हमारे पुलिस एहलकारों को। तो आप अंदाज़ा कीजिए, इट मस्ट बी वेरी पेनफुल फॉर द डिपार्टमेंट एंड फॉर द फैमिलीज़ एंड फॉर अस। ये अच्छा, जो हमें नंबर बताया गया वो 11 एहलकारों की तस्दीक हुई है। अच्छा, 11 की तस्दीक बेसिकली महकमा पुलिस ने की है, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं वो 16 के हवाले से बता रहे हैं। और ये अब आप देखें कि जो रॉकेटों से हमला किया गया गाड़ियों पर, उसके बाद अब इसकी मजम्मत भी की गई है। अच्छा, ये बताया जा रहा था कि पुलिस की जो गाड़ियां हैं बारिश के पानी में फंस गई थी, लेकिन जाहिर है वहाँ पर इस तरह के इक्विपमेंट के साथ, मशीनरी या वेपन्स के साथ मौजूद होना, ये भी एक बड़ा सवाल है कि रॉकेटों से हमला हुआ। दूसरे ये कि चारों अब हम देख रहे हैं कि जो ख़ासतौर पर सूबाई वज़रा हैं, सूबाई वज़ीर आला हैं, उनकी जानिब से मजम्मत की गई। सदर मुमलिकत ने की, वज़ीर आज़म ने इस हमले की मजम्मत की है, और शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत भी किया है। वज़ीर आला पंजाब ने लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म भी दे दिया है। तो ये टोटल 20 पुलिस एहलकारों के हवाले से अभी तक हमारे सामने नंबर थे। अब लापता के हवाले से भी बताया जा रहा है, फिर तस्दीक अब तक 11 एहलकारों के हवाले से हुई है। उनकी तस्वीर भी आप देखिए कि यहाँ पर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने घरों के कफ़ील थे और ज़ाहिर है कि आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, लेकिन अब जान आफरीन की सुपुर्द कर दी। तो ये एक ऐसा मामला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सादिकाबाद से जाहिद हुसैन मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि इलाके में अब क्या सूरत हाल है, और
इस वाक़े से मुतालिक मज़ीद क्या अब तक पता चल सका है, क्या डिटेल्स गैदर हुई हैं? इस तरह के सादकाबाद में जो फजा सोगवार है, ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है और यहाँ तक कि 12 जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं। उनकी जो डेड बॉडी हैं वो तहसील हेडक्वार्टर में पहुँचा दी गई हैं और 8 एहलकार जो हैं वो जख्मी हैं। और ये माचका 2 से पुलिस जो नफरी है वापस आ रही थी माचका, ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का फासला है, इंतहाई कच्चा रास्ता है। वहाँ पर इनकी गाड़ी फंस गई थी, जिसकी वीडियो भी उन्होंने कुछ बनाई थी पहले हमले से, वो भी सामने आ गई है, जिस पर उन्होंने जैकेटें वगैरह नहीं पहनी हुई। वो मदद के लिए भी उन्होंने काले की, लेकिन वहाँ पर कोई भी बख्तरबंद गाड़ी या पुलिस वाले वहाँ उनकी मदद को नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से वहाँ पर डाकू ने इन पर हमला कर दिया और जो 12 एहलकार हैं उनको शहीद कर दिए और 8 जो एहलकार हैं वो जख्मी हैं। तो ये जो लापता एहलकार हैं, ये इनकी क्या तादाद है और क्या डिटेल है इस हवाले से? कितनी तादाद थी टोटल एहलकारों की? टोटल एहलकार 20 थे, जिसमें जो 12 हैं वो शहीद हो चुके हैं और 8 जो हैं वो जख्मी हैं। जो लापता थे उनके जो जख्मी थे वो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं और उनको शेख ज़ैद हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। और ये जो ऑपरेशन के हवाले से बताया जा रहा है कि अब किया जाएगा, उसके हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं? किन किन इलाकों में वो ऑपरेशन का दायरा वसी किया जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है जिन्होंने यह हमला किया है तो वो वहाँ पर बैठे तो नहीं होंगे उसी जगह पे। इस तरह का ये जो कच्चे का इलाका है, इस टाइम यहाँ पर कमाल की फसल हो चुकी है और यहाँ पर बहुत दफ़ा ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन कभी भी पुलिस को बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। और इस दफ़ा भी दावा यही किया जा रहा है कि पुलिस जो है वो ज़िला यानी कि ज़िला रहीम खां और दूसरे सिंध से जो नफरी है उसको भी तलब किया जाएगा और एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें इन डाकुओं को यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आया ये जो पुलिस दावे कर रही है इस पर वो अमल भी करती है या सिर्फ वो दावे ही जैसे अच्छा जाहिद, एक चीज़ बताइएगा, उमूमन जो तरीका वारदात है डाकुओं का, वो या तो अगवा कर लेते हैं, यरगमाल बना लेते हैं, इसके बदले तावान मांगते हैं। क्या इस तरह के वाक़यात बहुत कम हमें सुनने को मिले जब इतनी बड़ी तादाद में जाने गई हों पुलिस एहलकारों की? सो ये अपने आप में इसे क्या हम कहें कि नया तरीका वारदात है उनका? जी बिल्कुल, इस तरह के ये बिल्कुल नया तरीका है, क्योंकि इस तरह हुआ है कि पुलिस की जो वैन है वो वहाँ पर फंस गई थी और उन्होंने अमदाद के लिए भी कहा, लेकिन अमदाद वहाँ पर नहीं पहुँच सकी। कच्चा रास्ता होने की वजह से इनको चाहिए था कि बख्तरबंद गाड़ियाँ इस्तेमाल करते और पुलिस एहलकारों को एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ के लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा। लेकिन इनको आम गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, यानी कि आम गाड़ी में वो वापस आ रहे थे, जो गाड़ी वहाँ पर फंस गई है और वहाँ पर वो काफ़ी देर पर तक फंसी रही है। और यही मौका था कि डाकुओं को हर तरफ कमाल की फसल थी और उन्हें आकर बड़े आसानी से अपना इसको टारगेट किया। गाड़ी में से कितनी देर फंसी रही और दूसरी गाड़ी कब तक पहुंची, इसमें भी टाइम लगा? जी कम से कम जो आधा पौना घंटा है वो वहाँ पर ये गाड़ी फंसी रही है और अमदाद नहीं पहुँच सकी। बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं पहुँच सकी, उन्होंने अटैक कर दिए। उसके बाद जो पूरी ज़िले की नफरी उधर गई है, फिर उन्होंने जाकर वहाँ से इनको रिकवर किया है। और जाहिर है कि उनके पास गन्स भी होंगी, इसी वजह से उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, उन्होंने रॉकेटों से हमला किया ताकि कोई बचने के इम्कानात ही न रहे। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये डाकू कितने वेल इक्विप्ड थे, इनके पास हथियार कैसे भारी हथियार थे जिससे उन्होंने इन पुलिस एहलकारों को टारगेट किया। हालांकि नंबर अच्छा खासा था, 20 की तादाद थी इन पुलिस एहलकारों की, लेकिन फिर भी इस तरह से उन्हें घेर कर उन पर हमला किया गया, घात लगाकर हमला किया गया कि वो सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाए। और अशफाक, हम तो अपने शो के प्लेटफॉर्म से, आवाई के प्लेटफॉर्म से 2 साल हो गए हैं ये इस इशू पर, कच्चे के डाकुओं के हवाले से, उनके पास कितने जदीद हथियार हैं, इस पर हम बहुत आवाज़ उठाते रहे हैं। मुतादिद मरतबा हमने जो इससे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करने की कोशिश की है कि क्या किया जा रहा है। हर दफ़ा ये उम्मीद दिलाई जाती है कि जी अब जो ऑपरेशन होगा उसमें इनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हमारे पुलिस जवानों की जानें गई हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में शिफ्ट करवाना चाहिए था, उस इलाके की सेंसिटिविटी को जानते हुए और ये जानते हुए कि उनकी जानें ख़तरे में है, लेकिन वो गाड़ी फंसी रही, वेट किया जाता रहा और फिर उन्हें एक आम गाड़ी में ट्रांसफ़र किया गया जब ये हमला हो गया।
बहरहाल अब ज़रा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का अफरियत है जिसका ख़ात्मा किया गया था बड़ी मेहनत से, अब दोबारा से क्यों पनप रहा है। तो ऐसे में काफ़ी शवाहिद सामने आए हैं कि ये जो वाक़यात पेश आते हैं उनमें गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया जाता है। अब गैर मुल्की असलहे से बेसिकली पता क्या चलता है कि उसके ताने बाने किस जगह से मिल रहे हैं। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ तो अपना बहुत सा असलहा वो वहाँ पर छोड़ कर चले गए थे जो आजकल वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अब वहाँ से प्याज जो लाया जाता था उसकी बोरियों में बजाय प्याज के वहाँ से असलहा बरामद होता रहा और वो पकड़ा भी गया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस तरीके से सिस्टमेटिकली पाकिस्तान को पोल्यूट किया जा रहा है इन चीज़ों से। अच्छा, फिर मस्तोंग का इलाका यो पशीन ग्वादर और नौशकी में किए गए हमलों में दहशत गर्दों ने इसी तर्ज का हमला असलहा इस्तेमाल किया। खैबर बाजोर, शिमाली वज़ीरिस्तान, मीर अली और मीराम शाह में भी गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया गया। तो ये आपको सिचुएशन बता रहा है और ये चीज़ अगर इस पर काबू ना पाया गया और M16, A2 ये हाई टेक राइफल्स हैं जो अमेरिकन फ़ौज इस्तेमाल किया करती थी। और अब आप ये देखिए कि वो हमला RPG, आप ये देखें RPG रॉकेट लॉन्चर्स, अभी जो हमला ये हम बता रहे थे इसके अंदर भी रॉकेट लॉन्चर्स यूज़ हुए, लाइट मशीन गन्स। तो ये सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं होगा, यानी कि आप सोचिए कि ये बलूचिस्तान से KP से निकल के मुल्क के तोलो अर्ज़ में फैलेगा अगर इसको ना रोका जाए। कितनी दफ़ा हमने सबूत के साथ अफगान गवर्नमेंट को ये चीज़ें बावर कराई हैं कि किस तरीके से असलहा और दहशत गर्दी ये सारी चीज़ें सरहद पार से आ रही हैं, लेकिन वहाँ से इस पर कोई हम देखते हैं खातिर खा जवाब नहीं आता। खित्ते का सबको अजीज़ है, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं होना चाहिए। मगर अफ़गानिस्तान से हम ये मसाइल देख रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में निपटा जा सकता है। अच्छा जी, ज़रा चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। सियासी मंजरनामे में बहुत कुछ हो रहा है और कल आपको याद है बड़ी इस्लामाबाद में जुड़वा शहरों में रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंटेनर्स लग रहे थे। दफ़ा 144 से स्कूल की बच्चों की ME में छुट्टी हो गई, यानी कि इस्लामाबाद में स्कूल बंद हो गए थे क्योंकि PTI ने जलसा करना था। अब ये जलसा PTI कई बार कह चुकी है कि हम इस तारीख को जलसा करेंगे, हम उस तारीख को जलसा करेंगे और अब जो जलसा होगा वो मुलतवी नहीं होने देंगे। लेकिन कल ऐसे ही हुआ, कल का जलसा नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि बानी PTI के हुक्म पर इस्लामाबाद में PTI का जलसा मुलतवी किया गया और आज़म स्वाति हमें नज़र आए भी थे कल स्क्रीन पर आकर उन्होंने मीडिया टॉक की थी। आज़म स्वाति ने बैरिस्टर गौहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मनसूख किया है, इससे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए और अब ये जो जलसा है ये 8 सितंबर को किया जाएगा। जी, अब देखें जी आज़म स्वाति साहब क्या कहते हैं जी तो इस पर। अच्छा जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर साहब ये फरमाते हैं कि बानी ने कहा रुक जाओ, हम रुक गए वरना आप लोगों का वो हशर करते कि नस्लें याद रखती। हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आज जलसा हम कर रहे थे तनोड़ के मकाम पर तो नहीं करना 8 सितंबर को, जिसका बकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके NOC मनसूख कर रही थी। उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। जलसा होगा, भरपूर तरीके से होगा। इमरान खान वो लीडर है जिसने आज फिर साबित किया है कि वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक पुरअमन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला और तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। वो अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए और अपनी इस आवाम के लिए सोचता है। अच्छा, अब ये है कि अलीमा खान जो कि बानी PTI की बहन हैं, वो ये कहती हैं कि काफ़ी गुस्से में नज़र आई। कहती हैं कि आज़म स्वाति किसके कहने पर सुबह बानी PTI से मिलने चले गए और किसके कहने पर उन्होंने जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुँचाया। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। 7:30 बजे आज़म स्वाति मिलने क्यों गया, किसने भेजा, इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। चलें जी, ये बड़ा एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी जब ज़ाहिर है कि लीडर, सबसे बड़ा लीडर अगर जेल में हो तो फिर उसके बाद फ़ैसला साजी के मामलात किस तरह से देखने होते हैं, ये बड़ा आसान काम नहीं होता। लेकिन ये बात अलीमा खान साहिबा ने फरमाई कि जब चेयरमैन बाहर हैं तो फिर फैसले करने चाहिए थे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम।
ये ज़रा फरमाइएगा कि ये हुआ क्या बेसिकली कल, क्योंकि पहले तो कहा गया कि जी मुशावरत की गई, तो मुशावरत का अचानक ख्याल कैसे आया आज़म स्वाति साहब को? ये सवाल अलीमा खान साहिबा ने भी उठाया है कि बाहर जो लोग बैठे उन्हें फ़ैसला करना चाहिए था। आपका नुक्ता नज़र क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कल सुबह जो डेवलपमेंट हुई है, हम में से बहुत से लोगों को उसका इल्म नहीं था। अच्छा। लेकिन रात को फिर कोर कमेटी मीटिंग हुई और उसमें सारा लीडरशिप ने सबको ब्रीफ किया है। मैं समझता हूँ कि कल इमरान खान साहब ने ये जो फैसला लिया है, एक बार फिर साबित किया है कि वो सही मानों में एक स्टेट्समैन है या एक लीडर हैं। क्योंकि एक सियासतदान कभी अपना उसका जलसा, जब पूरे मुल्क से लोग आ रहे हों और जलसे की कामयाबी यकीनी हो, कभी वो उसको मुलतवी नहीं करता, क्योंकि वो सियासी उसका बैकलैश आता है। ये काम वही शख्स कर सकता है जिसको इसकी फिक्र हो कि खुदा न खास्ता तसादुम ना हो जाए और ऐसा ना हो कोई दूसरा 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर दिया जाए। कल एक तो बहुत अहम जो डेवलपमेंट थी, जिसकी बात आज़म स्वाति साहब ने खान साहब के बिहाफ पे की, बैरिस्टर गौर साहब भी वहीं थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, जो उलमाए कराम आए थे, मजहबी जमातों के लोग आए थे। कल बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी सुप्रीम कोर्ट में। मत भूलिए कि कौमी असम्बली में इस इशू को हम सब ने उठाया था, साहबजादा हामिद रजा साहब ने, मैंने अपनी जमात की तरफ से, और पीपल पार्टी नून लीग साहब ने। यूनानिमस एक वहाँ से मूव हुई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मुबारक सानी केस में, जिसमें कादियानियों को के हवाले से एक बहुत ही एक मुतनाज़ फैसला था, जिस पे पूरे ऐवान ने कहा कि इसको रिवर्स होना चाहिए। कायमा कमेटी में गया, वहाँ मैं मौजूद था, बाकी लीडरशिप भी थी वहाँ, और उसके बाद उसकी बुनियाद पे एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसकी कल हियरिंग थी। तो बहुत हसास मामला था, हम सबके दिलों के बड़े करीब है, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, खात्म नबीयीन पे, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू था जो खान साहब के सामने जब डिस्कस हुआ आया है। तो खान साहब ने कहा कि हमारा अपना सबका हमारा कॉज है, बल्कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान को छोड़ के वो तो अमेरिका में जाके इस कॉज के लिए उन्होंने अपना रोल अदा किया। एक तो ये था। दूसरा, चूँकि NOC आखिरी वक्त में इंतजामिया ने शोमई किस्मत उसको रिवर्स किया, उसको डिसएंगेज किया, खत्म किया, इस बात का एहतमाल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे वर्कर्स की इंगेजमेंट हो जाए, अच्छा, वहाँ नुकसान हो जाए, तो इस वजह से मुअख्खर किया है 8 सितंबर तक। मैं समझता हूँ मुश्किल फैसला था, आसान नहीं था, बड़ा बैकलैश आया है हमारी जो हमारे कुछ लीडरशिप है, लेकिन उन्होंने इसको बर्दाश्त किया। लेकिन वो आप जिस बैकलैश की बात कर रहे हैं, तो एक पेज पे हमें तहरीक इंसाफ क्यों नज़र नहीं आ रही? अलीमा खान साहिबा ने जिन ख़यालात का इजहार किया, उससे तो बात यूँ मालूम होती है कि जैसे उनके इल्म में कुछ भी नहीं था, वो सारी सूरत हाल से बिल्कुल नावाकिफ़ थी। और ज़ाहिरा आप तो हमें ये बता रहे थे PTI के काफ़िले चल पड़े हैं और लोग जो कारकुनान हैं वो इस बार कह रहे हैं कि जलसा मुलतवी नहीं होगा। सो ये एक पेज पे नहीं है पार्टी पूरी? देखिए, इसमें एक है छोटी पिक्चर, एक है लार्जर पिक्चर। छोटी उसमें तो यह है कि मुख्तलिफ इवेंट्स हुए, कौन गया, किस वक्त गया, लोगों ने सवाल उठाए, किस तरह मिल लिया। देखिए, जब एक इतना बड़ा मुल्क का लीडर जेल में है, ये तो नहीं हो सकता कि वो एक ककून में हो और वो एक वैक्यूम में हो और उसको इन्फॉर्मेशन पास ना हो रही हो। उसको इन्फॉर्मेशन के लिहाज से तो इंगेज रखा जाता है ताकि उसको बाखबर रखा जाए क्या हो रहा है। अब इतनी बड़ी मुल्क से इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, क्या उसको उसकी इतला नहीं होगी? तो ये बड़ी बचकाना बातें हैं कि कैसे मिल लिया, किस तरह चले गए। आपका एक राब्ता इंतजामिया के साथ होता है हमेशा। अगर इंतजामिया से आपका राब्ता नहीं है, इसका मतलब है कि आप सियासत पर छोड़ दें। तो इस वजह से जब ये राब्ता हुआ है, मैं तो इसको, हालांकि उस वक्त हम सबको एक उसका झटका जरूर लगा था हमारे वर्कर्स को, लेकिन ये एक मुल्क को बड़े क्राइसिस से एक दूसरे 9 मई से इमरान खान, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब एक जानिब अलीमा बाजी की आपने बात की है। देखिए, अलीमा बाजी उनकी सिस्टर हैं, मेरे से उनका रब्ता रहता है, बड़ी बहन की तरह है, उनसे हमारा रब्ता रहता है, लेकिन जाहिर है वो डायरेक्ट तरीके इंसाफ में नहीं है। बहुत सी डिसीजन मेकिंग का उनको बर वक्त नहीं पता होता। अब जब उनको चीज़ें सामने आई होंगी तो उनको भी एहसास हुआ होगा कि कल इमरान खान साहब का फैसला था, ये फैसला किसी और का तो नहीं था। उनके साथ डिस्कशन हुई होगी, आज़म स्वाति साहब सीनियर आदमी हैं, बैरिस्टर गौर, ये सब उन्होंने पीछे की सिचुएशन की होगी, मयूब साहब, गंडापुर साहब, इसमें वज़ीर आला, उनको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हुकूमती हलकों से, किसी और को तो नहीं आ रही। तो इस वजह से ये एक जॉइंट फैसला था, आखिरी फैसला इमरान खान साहब का था। और यहाँ एक और भी बात है, एक सिस्टर का एक अपने भाई के लिए कंसर्न्स का होना वो फितरी अमल है, फितरी अमल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइएगा अली मोहम्मद खान साहब, ठीक है, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ये मामला। ये लीडरशिप भी कुर्बानियां दे के खड़ी है, एक एक बंदे के पीछे जो है, जो स्टैंड लिया हुआ है,
कोई भागा नहीं है, कोई झुका नहीं है। चले ठीक है, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि ये आप कोई भी जलसा होता है, ठीक है, लीडर ने एंड में प्लान चेंज कर दिया, खान ये बानी पीटीआई की वजह से ये हो गया, उन्होंने डिसाइड किया, आज़म स्वाति साहब ने आके इसका ऐलान कर दिया। अच्छा, एक जानिब आप कह रहे हैं कि उन्होंने इजाज़त वापस ले ली, एनओसी वापस ले लिया, दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वो तो बानी ने मना कर दिया, वरना हम वो हशर करते हैं कि याद रखते, यानी कि आपने हशर भी करना है और फिर इजाज़त भी दरकार है आपको। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये जो काफ़िले मोबिलाइज होते हैं, वो ज़ाहिर है बायर तो सारे नहीं आ रहे होते, उनको तैयारी करनी है, 3-4 दिन पहले निकलना है, मुल्क के तोलो अर्ज से आप कह रहे हैं कि लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए जाना था, तो इस तरीके से बुला के उनको मना किया जाएगा तो कारकुनान पे क्या गुजरेगी, ये भी तो ज़रा सोचिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी हमारे कारकुनान से बड़ी हमदर्दी है, बहुत से मीडिया चैनल्स को बहुत ज्यादा हमदर्दी कल से हो गई है, फिक्र इंशाल्लाह किसी को नहीं करनी चाहिए। कारकुन को पता है कि लीडर की जब कॉल होगी तो उन्होंने निकलना है। दूसरा ये बात करना कि गंडापुर साहब ने कहा कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, और हम देखें वो एक वर्कर है, वो वजीर आला इमरान खान की वजह से, वो इस तरीके इंसाफ का पुराना वर्कर है। अगर इमरान खान ने कहा कि आपने जलसा करना है तो उसने जलसा करना है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है हमें कि एनओसी के बगैर जलसा नहीं करना, और जब उनको ये एहसास हुआ, इंफॉर्मेशन पास हुई कि मामला खराब हो सकते हैं, तो ये भी मत भूलिए कि कोई तीसरा चौथा फरीक भी हो सकता है, कोई तीसरा भी आके आग लगा सकता है ताकि इल्जाम किसी और पे लगे। इन सारी चीज़ों को लीडर ने देखा होगा, तभी उसने फैसला लिया। आप मुझे बताइए, अगर इमरान खान साहब कहें कि आप जलसे के लिए आओ, अली अमीन खान क्या कहेंगे वज़ीर आला खैबर? नहीं खान साहब हमारी एनओसी कैंसिल नहीं आ रही, वो कहेगा कि मैं आऊँगा। उसने तो सर पे कल कफन बांध लिया ना। क्या बात? अगर कफन बांध के वज़ीर आला निकला है तो उसका क्या मतलब है? और यहाँ पे एक सवाल मुक़्तदरा के लिए और हुकूमत के लिए है कि क्यों आप मुल्क की सबसे बड़ी जमात के एक हसास सूबे के वज़ीर आला को मजबूर कर रहे हैं कि वो सर पे कफन बांध के जो है उसको निकलना पड़ रहा है। आप इन मामला को सियासी अंदाज में क्यों नहीं हल कर सकते? एक सियासी जमात जलसा क्यों नहीं कर सकती? जमात इस्लामी धरना दे सकती है, टीएलपी के हमारे भाई आके धरना दे सकते हैं, व्हाई नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। चलें, थैंक यू सो मच। अली मोहम्मद खान साहब अपना मौक़िफ़ रख रहे थे और उन्हें सारी सूरत हाल पर बात की। अब देखते हैं जी, 8 सितंबर कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। वैसे ये है, हाँ, लेकिन थोड़ी सी सियासी डेवलपमेंट में ये भी हुआ कि कल मुलाकात हो गई वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो साहब की। हाँ जी, और ये मुलाकात हुई और इसमें यकीन दहानियाँ भी हुई हैं, ख़ास तौर पर जो बिजली वाला मामला है उसके बाद हमने देखा था कि दोनों जमातें बयानबाजी काफ़ी बयानबाजी चल रही थी, और ज़राए बता रहे हैं कि मुलाकात में जो सियासी सूरत हाल है, दीगर बातें पे बात हुई, और जो पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद ना होने का शिकवा किया पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म से, और कहा कि पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। और ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत नहीं, पंजाब में पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास इतवार को गवर्नर हाउस लाहौर में बुला लिया गया। अब देखते हैं जी, बिजली के मामले पर शायद कोई इस पर अच्छी हमें खबर सुनने को मिल जाए, या किसी और मामले पे जो हो सकता है सामने भी ना आए। हाँ, तो बहरहाल ये सारे मामला ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। इतनी जल्दी? वेलकम बैक वंस अगेन। तो बात करते हैं पिंडी टेस्ट की। दूसरा दिन पाकिस्तानी बैटर्स के नाम रहा और हमने 448 रन बना लिए, और रिजवान और सऊद शकील ने क्या किया बताइए? शानदार सेंचुरीज। आप ये देखें, सऊद शकील और उनका टेम्परामेंट और जो अंदाज़ उनका था, बिलाशुबा उन्होंने साबित किया है कि ही इज़ अ फॉर्मेडेबल एक एथलीट, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और रिजवान ने क्या शानदार उन्होंने साथ दिया। फिर रिजवान के क्रैम्प्स जो हैं वो आना शुरू हुए, और एंड में हमें ये लग रहा था कि शायद वो डबल सेंचुरी की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर काफ़ी टाइम हो चुका था, तो फिर शान मसूद ने डिसाइड किया कि अब जो है वो इनफ इज़ इनफ। लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स ने बिलाशुबा अपना, बाबर आजम के ना खेलने के बावजूद दे प्लेड रियली वेल। बाबर आजम से मुझे याद आया, आप जैसे लोगों के लिए क्या गौतम गंभीर साहब ने मैसेज दिया है, मेरे जैसे। वो कल वसीम अकरम साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, ज़ाहिर है आपस में खिलाड़ी चिट-चैट कर रहे होते हैं, और अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर वो वायरल हो जाती वीडियो। वो कह रहे हैं बाबर बड़ा खिलाड़ी है, हाँ, उसमें बड़ी पोटेंशियल है, और उसको किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्होंने मशवरा बाबर को ये दिया है कि लीग में कप्तानी पे फोकस ना करें, लीग आप खेलें, पैसे बनाएं,
और अपनी परफॉर्मेंस दें। आपका फोकस जो है वो आपको पता है कि इंटरनेशनल सीरीज पर होना गौतम चाहिए। गंभीर क्यों बाबर के इतने बड़े फैन हैं? क्यों? क्योंकि उनकी एक अरसे से विराट कोहली के साथ जो चपकलिशां चलते रहे और बाबर और विराट का कंपैरिजन होता था, तो ही नेवर यूज्ड टू लाइक विराट कोहली, तो उसके चक्कर में वो हमेशा बाबर को फौकियत देते रहे थे इंटरनेशनल सीन पे। लेकिन आई थिंक हमें अगर पूरी हम वो कन्वर्सेशन देखें तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, क्योंकि वसीम अकरम भी वहाँ पर इस सारी सूरत हाल में ऐड ऑन कर रहे थे चीज़ें। बड़े प्लेयर्स को हमेशा अपनी स्पॉट के लिए प्रूव करने की ज़रूरत होती है, और जाहिर है कि ये अभी माशाल्लाह से पाकिस्तान की तरफ से बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन वी वांट हिम टू बी कंसिस्टेंट। शायद हाशमी साहब, कल बाबर का दिन नहीं था, कल रिजवान और सऊद शकील का दिन जी। तो नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलसुब उनसे ज़रा बात करते हैं। शायद भाई, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी विद हाउ द टीम इज़ परफॉर्मिंग, स्पेशली हमारे बैटर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया। पहले आपके थॉट्स उस पर हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है अशफाक, इसलिए कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ऊपर जा रही है। आप देखें कि अगर इतना ज़्यादा होल्ड इंडिया का हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट पर, और वो जायज़ भी लगता है इससे कि 80% पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट का पैसा जो है इंडिया से आता है, 40% वो वापस चला जाता है रेवेन्यू के तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, और वो जस्टिफाई करता है। इंडिया की टीम अब ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बल्कि दोनों वाइट बॉल की फॉर्मेट में टॉप 3 में शामिल है। एक वक्त था कि तीनों में टॉप क्लास वो नंबर 1 थे, तो हमें भी ऊपर जाना है, हमें भी अपनी टीम को तरक्की करनी है। हम पहली जो टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल थी उसमें छठे आए, दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में हम और भी बुरे हो गए, हम 7वें हो गए, और अभी हम छठे हैं। तो अगर हमें ऊपर जाना है, अपनी टीम को टॉप 3 में लाना है, तो हमें अपनी टेस्ट टीम को अच्छा परफॉर्म करवाना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी सारे प्लेयर्स को, कप्तान को, कोचिंग स्टाफ को, पीसीबी को, कि टेस्ट क्रिकेट को भी फौकियत दें। और देखकर अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने 448 रन बनाए। अब अगर बांग्लादेश को जल्दी आउट करें दोनों इनिंग्स में, या एक बड़ी लीड लेकर फिर एक बड़ा टारगेट दें बांग्लादेश को, तो पाकिस्तान को ये दोनों टेस्ट मैच जीतने चाहिए। शाहिद साहब, अब बांग्लादेश की साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया है, 27 रन बनाए थे, तो अभी वहाँ पे क्या पोटेंशियल नज़र आ रहा है कंसिडरिंग जो हमने पहली इनिंग्स खेली उसको देखते हुए? उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है। उनके अब जो कप्तान हैं शांतु, उनकी 5 टेस्ट 100 हैं, फिर चौथे नंबर पर मोमिनुल्लाह खाते हैं, उनके 12 टेस्ट 100 हैं, लेकिन उसमें से 11 100 बांग्लादेश में, लेकिन वो भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं। मुशफिकुर रहीम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 10 टेस्ट 100 हैं उनके। शाकिबुल हसन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और उनकी बड़ी बैटिंग डीप डाउन जाती है। लिटन दास छठे या 7वें नंबर पर आते हैं, जो कि बड़े स्टैब्लिश बैट्समैन हैं, तो उनकी भी बैटिंग अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। पिच ने कल मायूस किया पाकिस्तान की बैटिंग में भी और बांग्लादेश की भी बैटिंग में। ऐसा नहीं लगा जैसा कि पोर्ट्रेट आया जा रहा था कि ये बहुत तेज पिच होगी और इसीलिए ला रहा है। अच्छा, तो अब ज़रा हम बात कर रहे थे, मैं और सदफ अब्दुल जब्बार, बेसिकली गौतम गंभीर के मामले पे, कि जो उनकी वसीम अकरम के साथ गुफ्तगू रही और वो कहते हैं कि बड़े प्लेयर्स को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं तो समझता हूँ कि आजकल के दौर में कोई भी बड़ा प्लेयर हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, हर किसी को अपने स्पेस के लिए हर वक्त स्ट्राइव और स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है कि बाबर आजम तो अभी विराट कोहली के स्टेज पे तो नहीं पहुँचे, लेकिन स्टिल ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ एवरी डे दैट ही इज़ द बेस्ट बैटर फ्रॉम पाकिस्तान। आपके थॉट्स क्या हैं इस पर? आई थिंक हमारा शाहिद साहब से राब्ता नहीं शाहिद साहब, जी कंटिन्यू कीजिए। गौतम गंभीर, मैंने कहा क्रिकेट की बड़ी नॉलेज है। अब तो भारत की क्रिकेट टीम के जो टॉप क्लास की टीम है पूरी दुनिया की, उसके हेड कोच हैं, नॉलेज भी बहुत अच्छी है। मैंने ये देखा है कि अक्सर ऐसा होता है, बिटरनेस होती है पाकिस्तान इंडिया में, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे बड़े प्लेयर्स की बात आती है, जैसे वसीम अकरम हो गए, शोएब अख्तर हो गए, सहवाग हो गए, गौतम गंभीर हो गए, और उनसे पहले गंगुली हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, एप्रिसिएशन है अच्छे टैलेंट की। अगर इंडिया का कोई अच्छा प्लेयर या अच्छा बॉलर होता है तो पाकिस्तानी उसको प्रेज करते हैं। इसी तरह इंडिया वाले भी पाकिस्तान को, मैंने पिछले साल वर्ल्ड कप में गंगुली का इंटरव्यू किया था, वो सुपर हिट साबित हुआ, जिसमें गंगुली ने पाकिस्तान की बहुत अच्छी बातें की थी। तो गौतम ने भी बिल्कुल दुरुस्त बात की, और उनका मशवरा बिल्कुल सही है कि बाबर को अब चाहिए कि अपनी कप्तानी को थोड़े अरसे तक भूल जाएं, वाइट बॉल में भी भूल जाएं, और अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें, जैसे कि विराट कोहली ने किया, और विराट कोहली उसमें बड़े कामयाब भी हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ थे। अब देखें जी, आज बांग्लादेश क्या कमाल दिखाता है अपनी इनिंग्स में, और उनकी बैटिंग साइड भी अच्छी है। ये तो हो गई क्रिकेट के मैदानों से, खेल के मैदानों से बात।
एक जो हमारा मसला है वो बिजली के बिलों का है। पंजाब में रिलीफ मिल गया, वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया 200 यूनिट वालों को, पंजाब वालों ने 500 यूनिट तक का ऐलान कर दिया। फिर सिंध वाले कह रहे हैं कि जी ये क्या ये एक तो सियासी गिमिक है। लेकिन इस दौरान में बिजली मज़ीद महंगी हो गई है। हाँ, अभी ये डिबेट हो ही रही थी कि आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। तो कराची वालों पर बिजली जो है वो बिजली बनकर गिर रही है। कैसे कि कल की बात है, बुध की बात हो रही है। बुध 21 अगस्त को नेपरा की जानिब से मई और जून की एडजस्टमेंट, अब ये जो एडजस्टमेंट की मद में पैसे बढ़ाए जाते हैं ना, मई और जून के आपने बिल भी दे दिए, महीने भी गुजर गए, बिजली भी खर्च कर ली, उसके तहत के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर बिजली महंगी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के लिए मई और जून के एडजस्टमेंट में बिजली 5 रुपये 75 पैसे महंगी की गई और ये इजाफा अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा, यानी कि आप सुकून का सांस नहीं लेंगे। नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप ये देखें कि अभी 21 को महंगी बिजली का नोटिफिकेशन जारी हुआ और 22 अगस्त को के इलेक्ट्रिक ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में बिजली मज़ीद महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी। अच्छा, अब ये है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली 3 रुपये 9 पैसे मज़ीद महंगी करने की दरख्वास्त की गई है और फिर के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है और 29 अगस्त को इस पर नेपरा समाअत करेगी। दरख्वास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर 6 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। कराची वालों के लिए मई और जून की एडजस्टमेंट की मद में पहले ही जिस तरह से हम बता चुके हैं कि बिजली महंगी हो चुकी है और फिर रिपीट हो रहा है कि जी। मेरे जहन में एक सवाल है, एडजस्टमेंट की मद में क्या सैलरी में भी इजाफा होकर मिल सकता है? ये आपके वो लिए सैलरी जो हम ले चुके हैं पहले। आपको पता है कि इसके लिए आपको नेपरा या के इलेक्ट्रिक से नहीं किसी और फरीक से रब्ता करना होगा। तो बहरहाल हम बात कर लेते हैं कि ये बिजली क्यों महंगी हो रही है। एक साथ ही क्यों नहीं मार देते, मतलब 100 रुपये फी यूनिट करते हैं, 200 करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो भाई वो कहेंगे देखिए नेपरा को हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक वालों को कहेंगे कि इलेक्ट्रिक ने अपनी तरफ से बढ़ा दी है, एडजस्टमेंट की मद में पुराने पैसे हैं ये। सो ये तमाम वैसे बात ये है सही, हम के इलेक्ट्रिक वालों से पूछेंगे ना, वो कहेंगे ये देखें ये इख्तियार नेपरा का है, हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं। तो नेपरा क्या करता है? नेपरा का काम क्या सिर्फ वहाँ पर बैठ के सुनना? नेपरा कहता है जी के इलेक्ट्रिक ने हमें दरखास्त दी थी, तो इसलिए हमें करना पड़ा। तो चलें इस पर बात कर लेते हैं। और आपको याद है कि जमात इस्लामी काफ़ी ज़्यादा इस पर वोकल भी है, उन्होंने इस पर धरना भी दिया इस्लामाबाद में, मगर उसका नतीजा वो नहीं निकला जो वो जिस कहते हैं ना अज़म के साथ उन्होंने ये धरना दिया, नतीजा वो नहीं निकला। बिजली जूगी तू अपनी जगह है, पंजाब वालों को रिलीफ मिल गया लेकिन मुल्क भर में बिजली महंगी है। तो बात कर लेते हैं कराची के जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, मौनम ज़फ़र ख़ान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। सो ये बताएं, यहाँ तो बिजली महंगी पे महंगी हो रही है, वो बिजली के बिल जो हम दे चुके हैं उसकी एडजस्टमेंट की मद में मज़ीद हमें नवंबर में और अक्टूबर में पैसे देने हैं। और महीने भी ऐसे चुने हैं हाँ। कि जब गर्मी भी ज़्यादा थी, बारिश भी नहीं हो रही थी और इस्तेमाल भी ज़्यादा हुआ। तो क्या आपका इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, जमात इस्लामी मुस्तकिल इस पर स्ट्रगल कर रही है, आपने जिस तरह कहा, और हम पिछले 7-8 साल से मुस्तकिल के इलेक्ट्रिक के हवाले से तो बात हम कर ही रहे थे। फिर पिछले दिनों IPPs के हवाले से पिंडी में धरना दिया गया और फॉलोअप में हमने गवर्नर हाउस पर भी हमने धरना दिया और 28 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में महंगी बिजली के ख़िलाफ़ जो है वो हड़ताल हम कर रहे हैं। ये धरना और धरने के बाद के जो प्रोग्राम है वो हमने जलसे भी अनाउंस किए हुए हैं। इसी तरह हमने ताजिर, कारोबारी बरादरी सबको मिलाकर हम जो है वो ख़ास तौर पे बिजली का इशू ऐसा है इस वक्त कि जो जिससे हर आदमी परेशान है और सिचुएशन ये हो गई है कि नेपरा, के इलेक्ट्रिक और हुकूमत, इनका एक शैतानी इत्तेहाद है और ये ऐसा नेक्सस बन गया है कि नेपरा हेयरिंग रखता है, उस हेयरिंग के अंदर जो है वो हुकूमत इसमें कौन सी आ गई और कहाँ से आ गई? देखिए, हुकूमत ही तो बुनियादी तौर पे तो नहीं है कि सिंध हुकूमत किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो बात कर रहा हूँ कि नेपरा, ये जो के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक 2005 में सरकारी तहवील से निजी तहवील में ली गई और जब निजी तहवील में ली गई तो कौन लोग मौजूद थे? हुकूमत में कौन था? जब 2005 में लिया गया तो हुकूमत मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त आप चैलेंज सदर थे और MKM शराकतदार थी। तो इन सब की मिली भगत से के इलेक्ट्रिक के इदारे को, जो 1994 तक जिसने 5 अरब रुपए मुनाफा कमा कर दिया, उस इदारे को कौड़ियों के दाम, खंभों के वज़ बेच दिया गया 2005 में 16 अरब रुपए में इसको। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें वो बातें ये डिस्कस भी काफ़ी दफ़ा हो चुकी हैं। अभी हमारा इशू ये है कि आप लोग वहाँ पर गए एंड वी वर वेरी होपफुल
हमारी अमीरुल अजीम साहब से भी गुफ्तगू हुई, हम वैसे भी देखते रहे, तो हम ये देख रहे थे क्योंकि जो अभी आपके जमात इस्लामी के अमीर है वो ये कहते हैं हमेशा हाफिज़ साहब कि हम हक लेना जानते हैं, तो वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जी इस दफ़ा तो सॉर्ट करवा के आएंगे। क्या वैसे क्या मुआहदे हुए थे? हुआ क्या था? देखिए जी, एग्रीमेंट तो बिल्कुल वाज़ेह है, पब्लिक हो गया है। 45 दिन का हमारा जो है वो उनसे कि 45 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये चीज़ें जो है इन पर रिलीफ जो है वो 45 दिन के अंदर अंदर मिलेगा, और ऑन रिकॉर्ड किया है ना, वज़ीर दाखिला साहब मौजूद थे, रिटन तहरीरी मुआहदा हमारा हुआ है। और बिजली का मसला हो, सैलरीड क्लास का मसला हो कि सैलरीड क्लास की इतना टैक्स लगा दिया गया है कि अगर तनख्वाह बढ़ी है तो पहले लोग कहते थे कि इंसेंटिव तनख्वाह बढ़ेगी तो उसके नतीजे के अंदर एक आदमी खुशी महसूस करता था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि लोग कह रहे हैं कि तनख्वाह ना बढ़े तो बेहतर है। 45 दिन में क्या वादा क्या किया था जो मुआहदे की सूरत में आपको? देखें, इसमें IPPs की जांच पड़ताल का है। अच्छा। कि IPPs जो हैं वो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो पूरे मुल्क के अंदर जो बिजली बनाने वाले इदारे हैं, जिसकी सूरत हाल ये है कि इस वक्त वो इदारे कि बाज़ इदारे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने एक यूनिट जनरेट नहीं किया, लेकिन कैपेसिटी अरबों रुपए जो है वो कैपेसिटी। लेकिन हमारा इशू ये आप इस है बात कि पे मान गए कि 45 दिन में ये इतना बड़ा मसला जो हम सालों से IPPs का सुन रहे हैं वो हल हो जाए? देखिए, इसमें जिनके मुआहदे ख़त्म हो गए हैं, 30 साल के मुआहदे थे, मुआहदे ख़त्म हो गए, उनको तो आप फारिग कर सकते हैं कि जिनको आप अरबों रुपए दे रहे हैं। अगर कर सकते हैं तो हुकूमत कर लेती। जी, देखें, ये तो हमने एग्रीमेंट हमारा हुआ है, रिटन तहरीरी एग्रीमेंट हुआ है, और उसके साथ साथ उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस बात का इकरार किया है कि हम इस मुआहदे की पाबंदी करेंगे। इस पर हमारे फॉलोअप मीटिंग भी जारी है। लेकिन 45 दिन में रिलीफ कितना फी यूनिट दिया जाएगा ये बताया गया आपको? देखें, इसमें तो अब हमारी कोशिश तो ये है कि वो IPPs के जो सिंगल यूनिट भी जनरेट नहीं कर रहा है, जिनके मुआहदे ख़त्म हो गए, उनको तो फारिग किया जाए, और उसके नतीजे के अंदर आप उनको कैपेसिटी चार्जेस लेकिन दे रहे हैं। आप बात कर रहे हैं IPPs की। अभी लेट्स से कि वी आर टॉकिंग अबाउट के इलेक्ट्रिक ने अभी जाके बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त की और हो गया। अब ये इजाफा अपनी जगह करते रहेंगे तो फिर रिलीफ किस तरीके से आवाम को मिलेगा? देखिए, ये मई और जून के बिजली के बिलों में इन्होंने अभी जो इजाफा किया और मजीद इजाफे की दरख्वास्त भी की है। अब इस इजाफे के हवाले से या नेपरा की हेयरिंग में आपको पता है कि अगर कोई शरीक होता है तो सिर्फ जमात इस्लामी शरीक होती है। हम तवील अरसे से नेपरा की हेयरिंग में अपनी पूरी बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी शरीक नहीं होती। आप पिछली उठा के देख लीजिए, 28 जुलाई या 26 जुलाई को इसकी हेयरिंग हुई है, उसके अंदर हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम शरीक होते हैं, हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी पूरी आर्गूमेंट करते हैं कि किस तरह के इलेक्ट्रिक, यानी लास्ट मीटिंग में तो हमने ये पूरी बात की है कि नेपरा तो रबर स्टैंप है, नेपरा के इलेक्ट्रिक के रबर स्टैंप है। फिर वो आपको सीरियस नहीं लेते? और देखिए ना, हमने तो अपनी पूरी बात की, लेकिन जब भी तो मैंने आपको कहा कि नेपरा के इलेक्ट्रिक और हुकूमत का एक ऐसा गठजोड़ है, हेयरिंग होती है, नेपरा हेयरिंग रखता है, के इलेक्ट्रिक के कहने पर हेयरिंग रखता है, उसमें सब लोग मौजूद होते हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले मौजूद होते हैं, जमात इस्लामी मौजूद होती है, हम अपनी पूरी बात रखते हैं। लेकिन क्या होता है, वही हुआ कि मई और जून के बिजली के बिलों के अंदर जो है वो फिर आपको स्ट्रेटजी को चेंज करनी होगी। ऑपोजिट हुआ ना, जो आपका मकसद था धरने का वो अचीव नहीं हुआ। पंजाब में रिलीफ मिल गया, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान, KP, यहाँ से कोई हम रिलीफ की बात, हम तो ये बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क को रिलीफ मिलना चाहिए है, सही ना। बिजली का मसला पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंट बजट में से कटौती करके उन्होंने रिलीफ दिया है 2 महीने के लिए। सिंध हुकूमत भी दे सकती है, क्यों नहीं देती सिंध हुकूमत जो है वो। सिंध हुकूमत तो 2008 में जब के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स को एक मरतबा फिर बेचा गया, उस वक्त सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी। सिंध हुकूमत दे सकती है, मगर क्यों नहीं दे पा रही? देना चाहिए तो ये तो सिंध हुकूमत से आप पूछें कि सिंध हुकूमत क्यों नहीं दे रही। हम तो बात कर रहे हैं, मुस्तकिल बात कर रहे हैं। वो तो पंजाब से पूछ रहे हैं, आप पैसा कहाँ से लाए ये रिलीफ देने के लिए? डेवलपमेंट PSDP से, डेवलपमेंट बजट आप कह रहे हैं यहीं से निकालें, डेवलपमेंट बजट में से आप दीजिए, लेकिन ये तो आप रिलीफ दीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म हुआ। हम तो कहते हैं कि मुस्तकिल बिजली के बिलों के अंदर जो है कमी होना चाहिए और रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। सिर्फ 2 महीने का मसला भी नहीं है, सिर्फ 2 महीने का मसला पूरे नेक्स्ट टाइम हम आपसे बात करेंगे तो वो मुआहदे के अगर मंदरजात भी बयान फरमाएं तो उससे आसानी होगी समझने में कि किस तरीके से ये बिजली में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है वो कुछ करने को तैयार नहीं है और वो सीरियस भी इस मामले को नहीं ले रहे। थैंक यू सो मच मनम जफ़र खान साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियोज़ में।
अच्छा जी, अब क्या है सदफ अब्दुल जब्बार? अब ज़रा हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। तो स्कॉलरशिप जो है उसमें हम देखते हैं कि बड़े हमारे स्टूडेंट्स आजकल कीन भी हैं, उन्हें जानना भी है, वो चाहते हैं कि उन्हें बेटर ऑप्शंस मिलें। तो बैरून मुल्क स्कॉलरशिप पर पढ़ने जाने वाले 97 तलबा यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाकर गायब हो गए। अब इसका एक बहुत सारे पहलू हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, ये तलबा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नादहिंदा भी निकले हैं। यूँ उन्होंने मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में हायर एजुकेशन कमीशन को 1 अरब 55 करोड़ 75 लाख रुपए का नुकसान भी पहुंचाया है और मुआहदे के तहत उन्हें वापस आकर पाकिस्तान की जामियात में खदमात अंजाम देना लेकिन ऐसे नहीं हो सका। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, ये तो ट्रस्ट डेफिसिट तो हर जगह होता जा रहा है और मतलब आप सोचें कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें पाकिस्तान के निज़ाम पर या उन्हें यहाँ पर रहने में इंटरेस्ट नहीं था और वहाँ जाकर वो फ़रार हुए एक लिहाज से। अब तो इसे अचीवमेंट समझा जाता है। कोई मुल्क से जा रहा होता है तो लगता ये नहीं है कि पढ़ने के लिए जा रहा है, बल्कि लगता ये है कि हमेशा के लिए जा रहा है। ये माइंड सेट क्यों है? Bismillahirrahmanirrahim. बहुत शुक्रिया इशफाक साहब एंड सदफ, थैंक यू टेकिंग मी ऑन एयर। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बदकिस्मती है कि हम पाकिस्तानी नहीं बन रहे, पता नहीं क्यों। इंडिविजुअलिज्म में हम बड़े अच्छे हैं, कुछ अपने फ़ायदे को पहला प्रायोरिटी देते हैं और उसमें कुछ अपने हमारी भी गलती है नेचुरली, जो आपने कहा कि क्यों ऐसे करते हैं कि जब आप सुबह शाम देखें, अपने सोशल मीडिया को भी, हमारे लीडर को देखें, तो इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है हमारे यहाँ कि सच्ची बात है, खौफ आता है कभी कभी कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान। लेकिन बात यह है कि एक चीज़ समझनी है, ये हमारा मुल्क है, हमें मिल के इस मुल्क को संभालना है। और जो आपने फरमाया ये बिल्कुल सही है। ये बहुत से स्कॉलरशिप स्कीमें हमारी 2004-05 से शुरू हुई हैं। जिस तरह ओवरसीज स्कॉलरशिप फेज 2 है, ये तकरीबन 2007-08 में शुरू हुई। इसी तरह यूएसटी की स्कॉलरशिप है जो 2000, ये भी तकरीबन उसी दौर में शुरू हुआ। तो स्कॉलरशिप काफ़ी गवर्नमेंट पाकिस्तान ने डिफिकल्ट टाइम में भी रिसोर्सेज को बारो करके किसी तरह भी मैनेज करके अपने बच्चियों के लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि वो जाके बाहर पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें और पाकिस्तान आके कौम को सर्व करें। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन की क्या पॉलिसी में कोई खामी हम इसे कहें? क्योंकि जाहिर है जब स्टूडेंट्स इस तरह जाते हैं तो जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ भी बड़ी सख्त पॉलिसीज होती हैं, स्टूडेंट्स पर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाता है। नहीं, मैं कहता हूँ पॉलिसी में इशू नहीं होता, पॉलिसी को तोड़ने में हमारे बड़े लोग स्मार्ट होते हैं। और इसमें ये होता है कि हम तो इन सब से प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करते हैं, इनके गारंटर होते हैं। शुरू में वो, क्योंकि हम हर जगह तो नहीं होते ही, और वहाँ पे जो आपने कहा कि बाहर की बड़ी सख्त पॉलिसी होती है, बाहर की सख्त पॉलिसी नहीं है। उनके पढ़ाई लोग मिल रहे होते हैं फ्री, उस पर कोई उनका खर्चा नहीं होता, तो वो तो शुक्र पड़ते हैं कि अच्छे टैलेंटेड बच्चियाँ इधर फैल जाएँ, हमारे मुल्क को हेल्प करेंगे, और वो उनको इनकरेज करते हैं बेसिकली। लेकिन आफ्टर सेइंग दीज थिंग, हमारा सिस्टम में इंशाल्लाह इसमें नहीं है। इसमें से बहुत से लोगों से रिकवरी हो रही है, कोर्ट में केसेस हैं। हमारा जुडिशियल सिस्टम भी ऐसा है कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे इतना टाइम लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली नोबडी कैन रन अवे। दिस इज पब्लिक मनी और उनको पे करना ही करना। लेकिन डॉक्टर साहब, इट्स अबाउट द माइंडसेट ना। अब जैसे वो आपको याद होगा कि वो पीआईए के मेज़बान हैं, वो जाते हैं किसी कनाडा वगैरह में या कहाँ, वो जाके गायब हो जाते हैं, वो एक तवातुर से सिलसिला होता है। अब ये हमारे कई स्पोर्ट्समैन भी जाके जी बिल्कुल। तो मैं ये माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि देखिए, देयर हैज़ टू बी अ प्रॉब्लम, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैंने वो शुरू में आपको जो कहा था कि बिल्कुल ही हमारा माइंडसेट इस तरह की, हमारी स्पेशली यंग लोगों को ये उन्होंने ये बिलीव कर लिया सोशल मीडिया से, बाकी जगहों से, जो हमारे अपने दोस्त ही और दोस्त नमा दुश्मन भी फैलाते हैं, जो कि जी पाकिस्तान में खुदा न खासा ये हो रहा है, बैंकरप्ट हो रहे हैं, लोगों को सैलरियों के लिए पैसे नहीं है, जो बिजली महंगी जो हो गई है, डेफिनेटली आपने भी बताया, अभी बात कर रहे थे आप। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एड अप करती हैं। यंग लोग कहते हैं अब बाहर आए हुए हैं तो इधर अपॉर्चुनिटी, तो उधर तो बहुत ग्रीन पास्चर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और फिर वहाँ पे मेरिट को भी रिगार्ड किया जाता है, वहाँ पे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सोल्यूशन क्या देख रहे हैं फिर? क्योंकि आप ट्रस्ट डेफिसिट की अशफाक ने बात की, इसको तो कम करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें आपको भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, सोसाइटी को भी करना पड़ेगा, हमारे लीडरों को भी करना पड़ेगा, और वो ऑप्शंस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को। और जो लोग ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन पाकिस्तान में इतने भी, अगर आप वाकई कुछ करना चाहें और अपना मुल्क समझ के और अपना
इसलिए कि अपनी ज़ात से थोड़ा सा निकल के, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, वो वाले पैसे नहीं मिल सकते पाकिस्तान में जो उनको अमेरिका में या कनाडा में या यूके वगैरह में, जर्मनी में मिलेंगे। लेकिन हाँ, और जो नहीं, यहाँ भी तो है ना, उनके माँ बाप इधर रहते हैं, उनके बहन भाई रहते हैं, तो उनकी अपनी सेहत उनसे बड़ी तो नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके बचपन में जो हालात थे और जो जवानी में जो हालात थे, अभी भी खैर आप जवानी हैं, तो अब चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं, तो दैट नीड्स टू बी सीन। और जिस तरह से आपने कहा, हम और आप तो समझ जाएंगे, ये जो सियासतदानों को कौन समझाएगा जो हुकूमतें खत्म होने के बाद मुल्क में टिकते ही नहीं है, भले शहरियत हो या ना हो। अच्छा, नहीं, मैं जो भी आपने कहा ना कि देखें, जब सच्ची बात है कि जब से पाकिस्तान बना है, शुरू के चंद डिकेड जो है माशाल्लाह हमारी अच्छी डेवलपमेंट हुई, बड़ी लाइफ अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी, एथिक्स वैल्यू सिस्टम अच्छे थे, जिसे कहना चाहिए ना, रख रखाव अच्छा था, अदब एहतराम था। आस्ता आस्ता ये डिटोरिएट होता गया, जिसकी वजह से सारा कुछ। बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, आपने सही चीजें पॉइंट आउट की। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ थे, और यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। अच्छा जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप सबका खैर मकदम। जो 9 से 10 तक हमारे साथ जुड़े रहे उनके लिए खुसूसी इंसेंटिव, जिसका ऐलान कभी ना कभी कर दिया जाएगा। और जो 10 से 11 तक हमारे साथ होंगे उनको प्रोग्राम में एंड में हम कुछ ना कुछ लाजमी तौर पर बताएंगे। बिल्कुल, तो प्रोग्राम के लास्ट तक आपने जुड़े रहना है, देखते रहना है, वरना आप बहुत कुछ अहम मिस कर जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त आपने टीजर दिया है ना, सो दिस इज वेरी नाइस। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब ये तो हम सरप्राइज अगर सारा कुछ अभी बता देंगे तो फिर लोग वेट किस बात का करेंगे, लेकिन ये वेट जो है आपका, आप देखिएगा लास्ट में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा जी, तो अब ये है कि आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं, हम एक्स ऐप, जिसे ट्विटर ज़्यादातर लोग कहते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ, उस पर भी अब हैं, और हम फेसबुक पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं। सो आप अगर कुछ मिस कर देते हैं तो आप हमें यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म से विजिट करके हमारे रिकॉर्डेड हमारा शो भी आप देख सकते हैं शाम को 4 बजे। मैच की अपडेट्स हैं 27 पे 0 बगैर किसी नुकसान के। अब से कुछ देर पहले तक उनका स्कोर था 27, हमने बनाए थे 448, 6 विकेटों के नुकसान पर, और हमने डिक्लेयर कर दी थी अपनी इनिंग्स। और बाकी कुछ चल जाएगा तो फिर पता चलेगा, बाकी अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन वी आर होपफुल कि पाकिस्तान विल परफॉर्म वेल टुडे इंशाल्लाह। तो अभी तो उम्मीदें बड़ी बंद गई हैं जो हमने पहली इनिंग्स खेली है उसको देखते हुए। चलिए जी, ज़रा बात कर लेते हैं। इससे पहले भी हमारे साथ तो गुफ्तगू कर रहे थे, स्कॉलरशिप पे गए हुए तलबा, 97 तलबा गायब हो गए। सो ये बड़ा अलमिया है, और मैं ये कहूँगी कि ब्राइट स्टूडेंट ही होंगे जो स्कॉलरशिप पे गए होंगे। तो जब आप अपनी मेहनत पर, बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी आप जा सकते थे। ये करके अपना रिकॉर्ड ख़राब करना, अपना प्रोफाइल ख़राब करना, फिर अपने मुल्क को भी इस तरह बदनाम करना, ये बड़ा नामुनासिब है। तो स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है आपके इश्यूज़ होंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो इसी तरीके से आप ज़रा स्कूल पे आ जाते हैं। कैम्ब्रिज के इम्तिहान हुए रिसेंटली, ओ लेवल के नताइज का ऐलान हुआ, और इस दफ़ा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 683 स्कूल्स में 10,000 से ज़्यादा तलबा कैम्ब्रिज और ए लेवल और ओ लेवल इम्तहानात में शरीक हुए, जबकि प्राइवेट तलबा इसके अलावा हैं। और रिज़ल्ट आने के बाद हुआ क्या कि जो पेरेंट्स हैं, तलबा हैं, उनके साथ साथ असाज़ा ने नताइज पर अपने कंसर्न शो किए हैं। और ये मौक़िफ़ है कि इस मरतबा पेपर्स का पैटर्न तब्दील किया गया, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत ज़्यादा रखा गया, जबकि होना ही चाहिए था कि जब पैटर्न तब्दील कर दिया तो थ्रेशोल्ड भी कम रखना चाहिए था। तो फिर रिज़ल्ट के बाद जिन बच्चों को ए और A+ की तवक्को थी वो D और E में है। वालिदैन का मौक़िफ़ है कि इतनी भारी फ़ीसें भी हम भरते रहे हैं, जून जुलाई की फ़ीसें भी अदा कर चुके हैं, अब दोबारा इम्तिहान के लिए इतनी भारी फ़ीसें नहीं दे सकते। तो ये बड़ा एक मामला है। हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन नदीम मिर्ज़ा साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिर्ज़ा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया इसको। तो ये एतराज़ात क्या सामने आ रहे हैं? सबसे पहले कुछ तो हमने उनका अहाता करने की कोशिश की, कुछ आप ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए देखिए, ये मसला जो है वो स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन ने ही इसको हाईलाइट किया। हमारे पास क्योंकि एक सिस्टम मौजूद है कंप्लेंट्स का, ठीक है, तो हमारे पास कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि इस दफ़ा जो है थ्रेशोल्ड जो है, होता ये है कि 2009 में 2010 में हर 5 साल के बाद ये अपना पैटर्न तब्दील करते चेंज करते थे। ज़रूरी नहीं कि 5 साल बाद हो, लेकिन करते हैं। 2009 में 10 में किया था, तो उस टाइम थ्रेशोल्ड जो है वो कम कर देते हैं। अब थ्रेशोल्ड क्या है कि आपको बताया जाता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने % मार्क्स मिलेंगे तो आपका A ग्रेड आएगा। ओके। अच्छा, अब इस्लामियात जो है
वो हम लोग बचपन से देखते हैं कि बहुत इजी लोग लेते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, फेमिलियर है बहुत। फेमिलियर है, तो उसका थ्रेशोल्ड था 63 अच्छा, और इस दफ़ा, और 82 था, मैं ओ लेवल की बात कर रहा हूँ। ओके, उसका था 82 उर्दू का। इसी तरीके से वो अजीब सी कहानी थी कि वो जो है इतने ज़्यादा थ्रेशोल्ड रखे, जब आप पैटर्न चेंज करते हैं तो आप थ्रेशोल्ड नीचे लेकर आते हैं। कितना तक नीचे लाते हैं? 50 तक भी लेकर आ सकते हैं उसको, कि आप 50% पे भी आप एक एक लोगों को, बच्चों को चांस देना होता है ना, कि बच्चों जब पेपर जाकर देखते हैं उसका पैटर्न चेंज होता So है। what is the relation वो पैटर्न चेंज और थ्रेशोल्ड, जरा सा ये देखिए भी explain थ्रेशोल्ड ये है कि थ्रेशोल्ड का पैटर्न चेंज का मतलब मुश्किल पेपर है। ओके, जब मुश्किल पेपर होता है थ्रेशोल्ड नीचे आता है, आसान पेपर होता है थ्रेशोल्ड ऊपर जाता है। ठीक है। ठीक है। अब उर्दू के जैसे एक सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 पेपर्स होते हैं, तो उर्दू का इन्होंने 82 रखा कि 82 पर है। अच्छा, अब ये खामा खा का एक सिलसिला है, सीधा सीधा हम लोग ये समझते थे, या आम आदमी ये समझता है कि अगर आपका 70% है तो आप जो है वो ए ग्रेड में हैं, लेकिन ये इन्होंने एक भूत फेरी बनाई हुई है, एक सिलसिला बनाया हुआ। अच्छा, एक जो चीज़ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताना चाहता हूँ कि 1988 में ओ लेवल ख़त्म कर दिया गया बरतानिया में। ठीक है, हम अभी तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जगह जो है IGSC ने अल्टरनेट उन्होंने दे दिया कि ये आप IGSC करें। ठीक है। तो आप जो फिगर्स 10,000 की बता रही हैं, 10,000 नहीं है, तकरीबन 1,25,000 बच्चों ने जो है वो इसका एग्ज़ाम दिया, और IGSC में 2,25,000 बच्चे हैं अच्छा, जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया जी। टोटल 16 लाख के करीब फिगर है। अच्छा, ये सारा सिलसिला चल रहा है बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है। और जो हमारे यहाँ लोग बोर्ड अप्रूविंग अथॉरिटी है, मल्ला साहब हैं उसके इंचार्ज, वो जब अप्रूव करते हैं तो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये चीज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज है कि नहीं है। लेकिन इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है जो चीज़, वो आप यहाँ पर अप्रूव क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आप पाकिस्तान में हमारा इशू ये है कि हमारे यहाँ चंद जो बोर्ड्स हैं, गवर्नमेंट के बोर्ड्स हैं बाहर के, यूके के अंदर सैकड़ों बोर्ड्स हैं अच्छा, जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात और बताना चाह रहा हूँ जो शायद पब्लिक के इल्म में नहीं है, कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप ए लेवल ओ लेवल की एजुकेशन कर रहे हैं, ट्यूशन्स ले रहे हैं, कि और आप कैम्ब्रिज से एग्ज़ाम दें। अच्छा, आप किसी और बोर्ड से भी दे हाँ, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, अब आते जा रहे हैं, आप उनसे एग्जाम दे सकते हैं। तो इस दफ़ा तो वो रेकग्नाइज्ड होते हैं सारे? हाँ जी, वो इंटरनेशनल, जैसे हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन है, उससे एफिलिएशन हाँ, होती है। एफिलिएशन नहीं, हमारे यहाँ बोर्ड्स का है, वो अप्रूव करता है। मैंने ठीक बताया है। ना, मल्ला साहब हैं उसके। वहाँ पर क्या सिलसिला है? वहाँ पर एक इंटरनेशनल बोर्ड है, वो जो अप्रूव करता है यूके का, कि ये है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमारे यहाँ भेड़ चाल है, लोग खामा में। इस दफ़ा इन्होंने क्या किया, हम मसले पर आते हैं कि हाँ, कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इस दफ़ा ये हुआ कि इन्होंने जो है वो एग्ज़ाम किया और बहुत सख्त असेसमेंट की। अच्छा अब अगर आप सिंपल कॉपी चेक कराएं तो 3400 रुपये देने हैं। अच्छा, अगर आप कॉपी के साथ दूसरी चीज़ें तो 7400 देने, और 12,015 रुपये देने हैं अगर आपको स्क्रिप्ट भी चाहिए, यानी आप एक कॉपी, एक पेपर के। ओके, एक पेपर। 29,000 आपको आपने फीस दे दी, 12,000 रुपये आप चेकिंग के दें। अब ज़ाहिर जिस बच्चे को कहता मुझे स्क्रिप्ट भी चाहिए, मैंने क्या लिखा है, मैं चेक कराऊँ किसी और को, फिर मैं क्लेम करूँ, तो 12,000 रुपये आपको उसके देने हैं। ठीक है। अच्छा, जो ट्यूशन फीस है, ऑन एंड ऑफ एवरेज ट्यूशन फीस जो है वो तकरीबन 40,000 रुपये बनती है महीने की अंदाज़ा। अब मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ अपने बच्चे की ट्यूशन फीस। अब अगर वो ए लेवल दे रहा है तो उसके मैं जो 5 पेपर्स की फ़ीस दे रहा हूँ वो मैं 1.5 लाख रुपए वो दे रहा हूँ। इनरोलमेंट मैंने पहले दिया हुआ है। ठीक है। अब वो सारे 1.5 लाख रुपए वो दूँ, मैं 5 लाख रुपए वो दूँ। अब फिर मैं मज़ीद वो अगर पेपर चेक करवाना चाहता हूँ तो ये तो दाढ़ी से मूछें पड़ गई फिर। हाँ, और वो ओ लेवल, उस ओ लेवल की कि जो बरतानिया में खुद में नहीं माना जा रहा है 1988। वैसे अब इसका हमारे यहाँ जो इस वक्त सिचुएशन, इसका सोल्यूशन फिर क्या आप समझते हैं? देखिए, मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ कि ओ लेवल का IGSC मुझे ये बताएं, बरतानिया में नहीं माना जा रहा तो फिर कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत पैसे कैसे उसके वसूल? वो उस वजह से कि पाकिस्तान में अप्रूव हो गया माशाल्लाह। और IGSC है इसका अल्टरनेट, IGSC इसका अल्टरनेट दे दिया है और IGSC अब कराना शुरू किया कैम्ब्रिज में, पहले नहीं था। अच्छा, तो अब जो है वो सिलसिला ये कि इसका अब देखें, ये जो बात इन्होंने कही कि मसला बताना जो है, निशानदेही करना खुद मसले का हल होने वाली बात है। हल क्या है इसका? हल ये है कि हम 12,000 रुपये हम नहीं देंगे। ठीक है। हम 7,000 भी नहीं देंगे। ठीक है। जो स्कूल्स ये क्या करते हैं, जाकर पैटर्न स्कूल से
जो स्कूल कैम्ब्रिज करा रहे हैं उनकी ड्यूटी है कि वो इज्तिमाई तौर पर रीअसेसमेंट के लिए कैम्ब्रिज को खत लिखें। ओके। ठीक है, और कोई हल नहीं है। बच्चे के पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर ये 1 लाख वो खुद लिखें। खुद हाँ, लिखे। 1 लाख 1.25 लाख बच्चा ये 1 लाख तो बच्चा गारंटी है कि ऐसा होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। स्कूल वाले क्यों लिखेंगे? स्कूल वाले ज़ाहिर जो भी कैम्ब्रिज पैसे लेता है, जिस स्कूल के थ्रू भी लेता है, उसमें कुछ किकबैक तो होता है ना। तो आप समझ रहे हैं हमारा प्रॉब्लम, हमारा इशू क्या है? हमारा यानी कि आप ये मुतालबा करेंगे कि वो लिखें। मुतालबा कर चुके हैं। व्हाट आर दे सेइंग नाउ? कोई नो साइलेंट। उज़मा यूसुफ जो हैं प्रेसिडेंट हैं कैम्ब्रिज पाकिस्तान की, फ़ोन नहीं उठा रही हैं। अच्छा, तो ये क्या है? मैं तो आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि उज़मा यूसुफ को क्या फ़ोन करें, मुझे बताएं कि आप ये क्या कर रही हैं। आप बच्चों का किराया है और आपकी ड्यूटी है कि अगर मेरी कोई शिकायत है आफ्टर सेल, ये देखें सेल्स हो रही है, जाहिर है तालीम बेची जा रही है, तो आफ्टर सेल सर्विस आपकी ड्यूटी है, आपको ये करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्या है, व्हाट इज़ कैम्ब्रिज बोर्ड, व्हाट इज़ एडेक्सेल, व्हाट इज़, जो इतने सारे ये है क्या चीज़? ये एक बोर्ड है। हम लोगों को थ्रस्ट है कि हम अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दें, तो हम चले जाते हैं उन बोर्ड्स में जाके एग्जाम दें। हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे पास दुनिया के काबिल तरीन लोग मौजूद हैं। हम क्या ये बोर्ड खुद नहीं डेवलप कर सकते? जब यूके में 3000 बोर्ड्स चल सकते हैं तो हम ये बोर्ड डेवलप नहीं कर सकते? हम यहाँ पर लोकल ये नहीं सकते? हम फिर दूसरी बात ये कि ये जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं उनके पास सब्जेक्ट नहीं है। देखें, इस्लामियात है, मुताला पाकिस्तान है, उर्दू है, ये तो कैम्ब्रिज में, लंदन में नहीं पढ़ाई जाती ना। नहीं पढ़ाई जाती। हम उसके भी 29 हज़ार रुपये एक पेपर की फीस दे रहे हैं। हालांकि वो पाकिस्तानी सब्जेक्ट है। जी, अंदाजा करें। और मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था तो उस पर मुझे फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो गई कि हमारी जो इस्लामियात की बुक है ओ लेवल की, वो एक क्रिश्चियन ने लिखी है, हमें कोई मुस्लिम नहीं मिला। और इस्लामियात की बुक के लिए लाजमी होता है कि उसके साथ जो है वो आपका वफाकुल मदारिस से उससे सर्टिफिकेशन हो। हाँ, तस्दीक। इस वाहिद बुक है पाकिस्तान में जो पढ़ाई जा रही है, इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं लगी हुई है। तो अपने थॉट प्रोसेस से जो था वो छाप देखिए, दिया। एक क्रिश्चियन इस्लामियात की बुक नहीं लिख सकता, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ये लिखी गई है, लिखी गई है और वही पढ़ाई जा रही है। अगर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि साहब कोई दूसरे लोग भी लिखे, दूसरे लोगों की पढ़ाई जा रही है, मुझे बताएं किसकी पढ़ाई जा अब रही है। आपने बात भी कर ली, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है, तो फिर अब स्टूडेंट्स क्या करें? उनकी जो ग्रीवेंसेस साल हैं, जाया होगा, क्या होगा? क्या होगा? देखिए, हमारा वही करें जो सब पाकिस्तानी करते हैं, किस्मत का लिखा समझ कर इसको खामोश हो जाएं, तो यही कर सकते हैं, क्योंकि स्कूलों का अकाउंटेबिलिटी है नहीं। और जो ट्यूशन सेंटर्स हैं, जैसे आपको स्कूलों के मैं नाम लूँ, जैसे सिटी स्कूल है, बीकन है, दाऊद है, दूसरे जो स्कूल हैं, ये सारे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, ये ट्यूशन सेंटर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। ये अपने आप को स्कूल मानते ही नहीं है। तो जो आप क्या है, अब पैटर्न ये आया कि आप वहाँ से लें एफिलेशन बोर्ड से, इंटरनेशनल किसी बोर्ड से, यहाँ पर ट्यूशन सेंटर खोल लें और ट्यूशन खोल कर लोगों से पैसे लेना शुरू कर दें। आप कैम्ब्रिज पढ़ाना शुरू कर दें, आप ACCA कराना, आपको याद होगा ACCA आया, एक बच्चा भी ACCA नहीं कर सका 17 पेपर। हाँ, ये एजुकेशन। लेकिन जब इतना इन्वेस्ट किया है पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, तो फिर आई थिंक अब वो इंडिविजुअली यही होगा जो तरीका कार रहा है कि वो पैसे देंगे, और जिसने देने होंगे, देंगे ना। लोग क्या करेंगे, मजबूरी है, बताइए आप। जब आपका प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है कैम्ब्रिज का, वो उस पर नोटिस नहीं ले रहा है, स्कूल्स नोटिस नहीं ले रहे हैं, ये स्कूल मालकान को ऊपर एक प्रेशर डेवलप हम कर रहे हैं थ्रू मीडिया और इसके, कि भाई आप इसमें आप कहें, ये जो आप इतने सारे करोड़ रुपए की रकम बनती है, आप खुद कैलकुलेट कर लें कि अगर ये 2,25,000 ओ लेवल उसके हैं, IGSC के हैं, और 1,25,000 AS के हैं, तो ये 3.5 लाख बच्चों के जो पैसे 12,000 रुपए के हिसाब से बनते हैं, वो कितने बनते हैं? मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये जो आपकी फेडरेशन है, स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन, इसमें कितने लोग आपके साथ हैं? सर, हमारे साथ तो सारे पेरेंट्स हैं। हम तो ये दावा करते हैं, इस रजिस्टर्ड NGO, वी आर वर्किंग सिंस 4 years, और 18 अगस्त 2020 को हमने बनाई थी। ये मेरे ख्याल में कोविड के बाद, कोविड के अंदर ही बनाई थी। और सबसे पहला हमने नारा लगाया था जो इंटरनेशनल फेम हुआ था, नो स्कूल नो फीस, और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। उसके बाद हमने कहा था बंद स्कूलों की 18 महीने की फ़ीस हमने अदा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई थी, और लोगों ने ली। लेकिन उसके बाद इंटर बोर्ड के जो भी बच्चे फेल हो गए थे, तो 1,12,000 बच्चों को हमने 15% एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाए। हम हर इशू को कर रहे हैं, और ये इशू भी हमने उठाया। अभी आजकल एक करंट इशू चल रहा है जो फर्स्ट ईयर एडमिशन्स का है, कि लियारी की बच्ची को जो है वो बीमार फेंक दिया गया, और कोरंगी की। हाँ, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो उस सिलसिले में हम आजकल दिन रात उस पर काम कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो आपने सेंट्रलाइज एजुकेशन जो
2000 में आपने इंट्रोड्यूस कराया तो फेल हो चुका है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने, क्योंकि बात करना थोड़ा सा इस पर ज़रूरी है कि इस दफ़ा इन्होंने क्या किया है कि जो कटआउट है वो ये क्या करते हैं कि भाई PCTS कॉलेज है, अच्छा, तो इस पर 89 से नीचे का बच्चा अप्लाई ही नहीं कर सकता, अच्छा, 90 से ऊपर का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। आप जो है, अच्छा, अब इस दफ़ा इन्होंने क्या किया, PCTS कॉलेज नंबर 1 था, उसको नंबर 1 की जगह 4 कर दिया और सेंट लॉरेंस को नंबर 1 कर दिया। अब सेंट लॉरेंस में जो पहले 800 सीटें थी, इस दफ़ा इन्होंने कम करके 500 कर दी, 200 प्री इंजीनियरिंग में, 200 प्री मेडिकल में, 100 कंप्यूटर साइंस। उन्होंने क्या किया कि उसका जो है उसको नंबर 1 पर कर दिया। अच्छा, उसकी जो कटआउट परसेंटेज थी वो नंबर 1 पर कर दी। वहाँ पर हुए 24 एडमिशन और PCTS कॉलेज में जो है वो नीचे कर दिया, तो PCTS कॉलेज भर गया। काम क्या था, वजह क्या थी? वजह ये थी कि PCTS कॉलेज में सिफारिश है, उनका या PCTS का वो कटआउट ही नीचे कर दिया। हाँ, ये कर दे। ऐसा कॉमर्स कॉलेज है PIDC के इसकी आप मतलब ज़ाहिर है बहुत सारी इसकी मिसालें। अब लेट्स होप कि इसका कोई सोल्यूशन निकले। आप लोगों ने तो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। थैंक यू सो मच नदीम मिर्ज़ा साहब, आप शो में आए और सारे इशू को आपने खुल के देखिए, हमारा सिर्फ explain भी इशू ये किया। है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा इशू पेरेंट्स के लिए भी है और उनके लिए भी है कि हम हर इशू को काउंटर करते हैं और है। गवर्नमेंट को उसके सिलसिले में एक्शन लेना Action चाहिए। बिला शुबा जी। और जो बोर्ड आपका अप्रूव करता है इंटरनेशनल बोर्ड्स को, तो वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको परफॉर्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच नदीम साहब। चलें जी, अब ज़रा अपडेट भी हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। सो आपको पता है कल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान का जो दौरा किया था, तो उनकी कल मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से, और ये मुलाकात हुई जनरल हेडक्वार्टर्स में। 9 ममालिक के 44 तलबा का ये वफ़द था। इस मुलाकात में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग देने में पाकिस्तान के किरदार और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोशिशों पर बातचीत हुई। चलें जी, दिस इज़ ग्रेट, ये बड़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। अच्छा, अब ज़रा आपको बताएं कि हम एनर्जी के हवाले से बात करते हैं। हमने पहले बात की किस हवाले से कि जी ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी हैं और आजकल वो भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक दफ़ा फ्यूल इन करें और उसके बाद फिर आगे 18 महीने तक छुट्टी। इसी तरीके से ये जो थर कोल जो प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहे हैं कि जी वहाँ पर 100 साल तक 200 साल तक इतना कोयला है कि उससे बिजली बन सकती है, उसको यूज़ किया जा सकता है, तो ये वाक़तन मईशत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और फिर ये जो तवानाई की जो ज़रूरियात हैं उनको ये पूरा कर सकता है। बिलाशुबा ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इस पे बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है और वहाँ पर इस इलाके के लोगों की किस्मत बदलने में भी ये मुआविन साबित हो रहा है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। आप ये देखें कि अब दुनिया भर में जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब की बात कर लें, दीगर कंट्रीज़ की बात कर लें, उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनके जो ज़खायर हैं वो वक्त के साथ कम हो रहे हैं, तो मुतबादिल एनर्जी सोर्सेज़ की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुल्क में कोयले का इतना ज़खायर मौजूद है ऑलरेडी, इससे बहुत कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो जिस तरीके से काम हो रहा है, ज़बरदस्त काम हो रहा है और मज़ीद भी इस पर काम होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़माना है AI का और उसमें हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो हैं हमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिस पे हम हैरान हो जाते हैं। तो अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गुलकारा नर्मला मेघानी से, जिन्हें थर की कोयल भी कहा जाता है, यानी कि इतना सुर है इनकी आवाज़ में। और मारूफ गुलकार ज़फ़र ने जो उनमें टैलेंट है उसको तलाश किया, उसका सहरा उन्हें जाता है। और नर्मला की आवाज़ उन्होंने व्हाट्सएप पर सुनी थी, फिर मालूम हुआ गाना भी उन्होंने लिखा है और कंपोजिशन भी दी है, तो वो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। तो उमर कोट की ये खूबसूरत आवाज़ है, कैसे ये AI की वीडियो बनी रंगरसिया, इसके हवाले से ज़रा नर्मला से बात कर लेते हैं। नर्मला, थैंक यू सो मच। लेकिन हम पहले ज़रा ये वीडियो देख लेते हैं। हाँ जी, पहले सुन लेते हैं फिर शुक्रिया करते हैं। सही कहा आपने। तो आपने वीडियो का थोड़ी सी झलकी देखी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉन्ग है। तो नर्मला बताइएगा ये कैसे स्टार्ट हुआ, कब से आपने गाना शुरू किया? आपकी आवाज़ तो बड़ी डिफरेंट अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैंने गाना 8-9 साल शुरू किया है गाना, और हम अली भैया से मिले थे 2 साल पहले, गए थे लाहौर, गए थे तो सलाउद्दीन साहब, उनसे मिले थे और फिर उन्होंने मुझे जो है अली भैया। अच्छा नर्मला, हम आपकी खूबसूरत आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ मसाइल हैं, तो उन मसाइल का हम हल करके फिर आपके पास दोबारा आएंगे। तो बहरहाल बात ये है कि आजकल AI की वजह से सदफ आप सोचें, ना आपको मॉडल हायर करना, ना आपने कुछ करना, आप यू जस्ट फीड द थिंग्स इन एंड
यानी कि मतलब हम जो कहते हैं ना कि अब एआई का दौर है तो उसमें थोड़ा सा डर भी लोगों को महसूस होता है कि पता नहीं इतने सारे लोग जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, जॉब्स हैं जिनकी, ज़ाहिर है इस एक पूरी कंपोजिशन के लिए, पूरी वीडियोग्राफी के लिए बहुत सारा आपको जो है ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होती है, तो वो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। लाइक और वीडियो भी इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी की। तो नर्मला हमारे साथ एक बार फिर हैं। नर्मला, थैंक यू सो मच। तो हम आपकी इस वीडियो के बारे में जानना चाह रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू। जी है, ये वीडियो जो है उन्होंने खुद ही बनाया है, अली भैया ने खुद ही बनाया है, सारा कुछ प्लान उनका खुद का ही है, सारा कुछ उन्होंने बनाया है सब। अच्छा, ये हमारी आवाज़ आपके पास नर्मला, आई थिंक आप काफ़ी डिस्टेंस पे बैठी हैं। दूसरे ये कि आपका टीवी भी ऑन है तो उस वजह से आप जो बोल रही हैं वो एको भी होकर आ रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, मीनवाइल जो वीडियो है उसको भी हम अगर दोबारा से थोड़ा सा देख लें तो क्या बात है। दोबारा दिखा दें। नर्मला हमारे साथ एक बार फिर है। नर्मला, आई होप कि अब कनेक्शन बेहतर हो गया होगा। सो बड़ी खूबसूरत वीडियो है और आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है। तो ज़रा बताइएगा कैसे ये सारी तख्लीक कैसे हो पाई? बस वही थे, हम गए थे, लाहौर गए थे, अली भैया से मिले और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब है जो, उनसे पहले हम मिले थे तो उन्होंने मुझे जो है अली भैया से कनेक्ट करवाया था। फिर उसके बाद हम गए थे उनके स्टूडियो की, तो वहीं पे ये सारा जो है ट्रैक रेडी किया था, पहले हमने ऑडियो ट्रैक रेडी किया था और फिर इसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता हम सोच रहे थे इसका वीडियो बनाने का। तो बस ये थोड़ा सॉन्ग भी डिफरेंट था, इसकी जो है लैंग्वेज पोएट्री वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बस हम काफ़ी अच्छे से इसका सोच रहे थे क्या होना चाहिए, किस तरह का इसका जो है वीडियो होना चाहिए। तो फिर बस अभी अली भाई की माइंड में यही जो है तरीका इतना खूबसूरत आया इस तरह का वीडियो भी बनाने का। तो अभी ये काफ़ी प्यार मिल रहा है इसको, इस सॉन्ग के ऊपर मुझे भी। तो ये गाना लिखा भी आपने, कॉम्पोजिशन भी आपकी है? जी जी जी। अच्छा, तो अली जफर ने इसमें किस तरीके से आपकी हेल्प की, उनका क्या इसमें पार्ट रहा? ये सारा प्रोडक्शन उनका है, ये वीडियो जो बनाया ये सब उनका ही है और जो है वीडियो बनाने का जो तरीका है ये भी सब उनका है और अच्छा। वो सब उनका है। हाउ इज द रिस्पांस सो फार नर्मला? जी, रिस्पांस कैसा आया अब तक? बहुत अच्छा आ रहा है रिस्पांस, बहुत प्यार मिल रहा है मुझे इस सॉन्ग को। अच्छा, तो ये आपका पहला गाना था नर्मला? जी, गाने मेरे पहले भी रिलीज हुए लेकिन वो इस तरह का जो है बेहतर है, वो इस तरह का जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, देखें अब ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है ना वैसे इस एतबार से कि पहले मॉडल्स को हायर करो, उनको रखो, फिर शूटिंग के लिए लोकेशंस। अब तो ये देखें एआई की वजह से ज़िंदगी कितनी आसान है। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मज़ीद क्या करने का इरादा रखती हैं आप नर्मला? बस मेरी कोशिश यही है कि मैं जो है सीखती रहूँ और अच्छा अच्छा जो है कंटेंट लाती रहूँ। कोशिश करूँगी आगे भी अच्छा जो है सॉन्ग लाने की कोशिश करूँ। चलें चलें चलें। थैंक यू सो मच, गुड लक टू यू नर्मला। और आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। चाहते हम कोशिश करते गाना इनसे आज सुनते लेकिन ज़रा से कुछ अब कनेक्शन में आवाज़ मौसलाती वो जो अच्छा, लेकिन एक मुझे अशफाक देख के जो वीडियो थी उसे देख के मुझे लगा कि एक टाइम आएगा कि असल और नकल में फ़र्क नहीं पता लग सकता। अभी भी नहीं लगता वैसे, प्लास्टिक मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन बात यह है कि दुनिया जो है वो मसनूइयत की तरफ जा रही है। नहीं, ये जो वीडियो है उसको देख के तो रियल का गुमान आता है। सोचें आने वाले वक्त के साथ ये जो क्वालिटी है और रिफाइन होगी। मैं तो बड़ा परेशान हुआ था, याद है वो न्यूज़ एंकर जो है वो चाइना में उन्होंने शुरू कर दिए थे। चाइना में तो और जापान में तो बहुत कुछ हो रहा है। रोबोट जो है वेटर्स भी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जॉब जो हैं वो अब रोबोट्स। अभी आज ही की मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिसके अंदर जो पार्किंग गलत करते हैं, हाँ। तो वो नीचे से आके एक मशीन लगी और वो गाड़ी को एक सही जगह पे, हमारे यहाँ तो पूरा उठा के और पूरी गाड़ियों का बेड़ा गर्क होता है, वहाँ पर सही तरीके से रोबोटिक्स के जरिए काम हो रहा है। चलिए जी, अब ज़रा हम आ जाते हैं असल दुनिया की तरफ। और असल दुनिया में खाने पीने की चीज़ें असल ही होती हैं, वो आप वर्चुअली नहीं खा सकते हैं। तो बात हम यहाँ करेंगे कि पल्ला और रहू समेत दीगर मछलियों का शिकार करने वाले जो माहीगीर हैं, उनके साथ हमारे नुमाइंदे नासिर खान ने सफ़र किया। उनकी ज़िंदगियों में बड़ी खुशियाँ आ गई हैं क्योंकि बारिशों की वजह से दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई है। सो ज़रा देखते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको ले आए दरिया के बीचों बीच। हमारे कैमरामैन नईम शाह दिखाएंगे कि ये है दरिया के गेट हैं और यहाँ देखें आप किस तरह से लहरें जो है वो पानी की बह रही हैं। और सिंध दरिया जब बहता है तो सिंध में खुशियाँ
जो है वो उनकी लहरें भी साथ साथ लहरें मारती हैं, खुशियाँ लहरें मारती हैं और यहाँ शिकार भी करते हैं, लोग भी घूमते हैं। यहाँ हमारे साथ दिलशेर भाई मौजूद है। इतना पानी तेज़ आ रहा है, हम इतने खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो क्या हम आपको बताएं, हमारा रोज़गार इस पानी की वजह से, मछली पल्ला और हम माहीगिर जो है इस पानी पे गुजारा करते हैं। पानी आता है, हम शुक्र करते हैं अल्लाह का कि पानी आया है, खुदा की नेमत है। हम बोलते हैं कि और पानी ज़्यादा हो, क्योंकि मच्छी पलो और इसमें ज़ायफ़ा होता है। पानी आता है, पब्लिक आती है घूमने फिरने के लिए और हमारे पास कश्तियाँ घुमाने के लिए हैं। जब दरिया में पानी आता है तो यहाँ लोग घूमने आते हैं। यकीनन सेफ्टी मेजर्स के लिए इन कश्ती वाले जो हैं वो इंतहाई गरीब हैं, तो हुकूमत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इनका मुतालबा है कि लाइफ जैकेट हो ताकि ये लोगों की ज़िंदगियाँ सेव कर सकें। चलें जी, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, एक ख़बर है जो खेलों की दुनिया की एक बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भी यहाँ पर मौजूद है। शकीब उल हसन का नाम कौन नहीं जानता, बड़े मशहूर और मारूफ और दुनिया के टॉप 10 ऑलराउंडर्स में से एक हैं, लेकिन अपने फ्लैम्बॉयंट स्टाइल की वजह से भी जाने जाते हैं और थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल भी उनका होता है टुवर्ड्स द अंपायर्स, ख़ासतौर पर उनकी मर्ज़ी का डिसीजन ना आए। अभी वो मुश्किल में फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट बांग्लादेश में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? बांग्लादेशी मीडिया इस हवाले से ये बताता है कि ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को हंगामों के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक शकीब उल हसन उसके ज़िम्मेदार हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया। शकीब उल हसन हसीना वाजिद की पार्टी के रहनुमा और पार्लियामेंट के मेंबर थे, लेकिन अब उनका इस मामले में क्या कनेक्शन है? शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। शाहिद साहब बताइएगा इसकी क्या डिटेल्स हैं मजीद? देखिए, इसकी डिटेल ये है कि बांग्लादेश जो गारमेंट फैक्ट्री के उसके वालिद ने ढाका में पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने दंगे फसाद 5 अगस्त वाले अवामी पार्टी जो शेख हसीना वाजिद की थी उन लोगों ने करवाए हैं और शाकिब उल हसन उनकी मेंबर पार्लियामेंट थे, उनकी पार्टी के रुकन थे, तो वो भी इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। वैसे बांग्लादेशी पुलिस ने 2 टीवी एंकर्स को, जरा नोट कीजिएगा, 2 टीवी एंकर्स को गिरफ्तार किया है पेरिस जाते हुए इस कत्ल के इल्जाम में, लेकिन शाहिद साहब चलें, अल्लाह रिपोर्टर्स को महफूज रखे। शाहिद भाई, हाँ, आपने ये खबर दी, रिपोर्टर्स का भी ख्याल रखें। लेकिन ये तो सबकी बारी आ रही है, ये चल क्या रहा है वहाँ पर? चलें जी, अब इसकी डिटेल हम मजीद देखते हैं क्या है और क्या। हम शाकिब उल हसन से हमदर्दी करने जा रहे थे, पता चला 2 टीवी एंकर्स को भी अरेस्ट किया गया। हाँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको याद होगा लॉकडाउन का टाइम, उस टाइम पे सारे लोग इंटरनेट से जुड़ गए थे क्योंकि वैसे तो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, इतना सबको डिस्टेंस रखना था। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सोशल मीडिया पर अपलोड करनी शुरू कर दी। घर में बैठे थे, क्या करें, लोगों ने कुकिंग करना शुरू कर दी, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ एडवेंचर्स बनाने शुरू कर दिए। ऐसे में एक गेम बड़ा मकबूल हुआ और उस गेम को कहें या वो आप उसको कोई एडवेंचर कहें, क्या नाम दें, इसको कहा जाता है जी सॉफ्टेस्ट टाइम टू क्लाइम अराउंड ए पर्सन, यानी जिस्म के गिर्द लटक कर चक्कर काटना। तो इसका नया रिकॉर्ड जो है वो बना है। इससे पहले रिकॉर्ड भारत के बच्चे के पास था, लेकिन पाकिस्तान के 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने भारत का रिकॉर्ड तोड़कर ये अपने नाम कर लिया। सिर्फ 7.87 सेकेंड्स में उन्होंने ये चक्कर कंप्लीट किया। याद रहे कि ये काम बच्चे ही कर सकते हैं, ठीक है, तो डोंट ट्राई दिस। तो और वज़ीर आज़म ने उन्हें मुबारकबाद दी है। मंडे को वज़ीर आज़म से मिलने भी जा रहे हैं और गवर्नर केपी ने भी उनको मुबारकबाद दी है। तो क्यों ना हम फिर सुफियान से बात कर लेते हैं। सुफियान, आप हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मुबारक हो सुफियान आपको बहुत बहुत। और पहले तो ये बताइएगा कि आप जब ये रिकॉर्ड बना रहे थे तो आपके यही था कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूं भारत का, तो कितनी बार आप ये पहले कर चुके थे? बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे आपके अब्बू तो माशाल्लाह कई रिकॉर्ड्स बनाते रहे हैं और कई रिकॉर्ड्स तोड़ते रहे हैं, तो उन्होंने ही आपको कहा था कि आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर भी माशाल्लाह टैलेंट है? हाँ जी, मेरे पापा ने कहा है। ये देखिए, ये हम वीडियो भी चला रहे हैं। और तो सुफियान कितनी आपने कहा मैंने मेहनत की बहुत, तो क्या हम ये समझें कि आप शरारती भी बहुत हैं और भी आप खेलों में दिलचस्पी रखते हैं? और क्या क्या आप खेल खेल लेते हैं?
सुफियान, आप तक हमारी आवाज़ सही पहुंच रही है? आ रही है आवाज़। अच्छा, आप ऐसा करें ना, सामने जो कैमरा लगा हुआ आप उसको देखें और आप ये समझें कि जैसे आप हमें देख रहे हैं। हाँ। ऐसे बात करें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये कितने दिन आपने ये प्रैक्टिस की? अपने अब्बू के गिर्द आप घूम रहे थे? ये 6 महीने मैंने गेम की। 6 महीने प्रैक्टिस की है। इसमें सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती थी सुफियान? चढ़ना। अच्छा, ये चक्कर लगाना। तो कभी ऐसा हुआ कि आप गिर गए हो या पापा जो हैं वो मुश्किल में आ गए हो कि भाई कैसे बैलेंस कैसे हुआ? हाँ, मैं प्रैक्टिस के दौरान गिरा हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस के दौरान। प्रैक्टिस के दौरान गिरे। अच्छा, मुझे बताएं सुफियान, इसके अलावा कौन से खेल आपको पसंद है? क्या करते हैं इसके अलावा आप? बॉक्सिंग देख रहे हैं हम आपकी वीडियो में। अच्छा, तो ये बताएं आपके आसपास कौन कौन है जिसको आप इतने शौक से देख रहे हैं? क्या? पापा होंगे ना। अच्छा सुफियान, आप स्कूल भी जाते हैं माशाल्लाह से। किस क्लास में पढ़ते हैं? और नर्सरी क्लास में पढ़ता हूँ। और वज़ीर आज़म से आपकी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मंडे को आप उनसे मिलने जा रहे हैं, ऐसे ही है? हाँ। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, ये रिकॉर्ड जो आपने बनाया इसके बाद गिफ्ट्स किस किसने आपको दिए हैं? पापा ने पैसे दिए। अच्छा, कितने? 1,000। वाओ, जबरदस्त। तो आगे आप अभी तो बहुत छोटे हैं, लेकिन आगे आप क्या करना चाहते हैं सुफियान? बड़े होके? मैं फाइटर। अच्छा, फाइटर। ओहो, उससे लगता है आपका बॉक्सिंग की तरफ ज़्यादा रुझान है। बॉक्सिंग करेंगे या एमएमए फाइटर बनेंगे? एमएमए फाइटर। एमएमए फाइटर बनेंगे भाई, आप हल्का ना लें। तो आपके फेवरेट कोई एमएमए फाइटर है सुफियान? हबीब है। तो वो इस्लाम नहीं आपको पसंद? हबीब पसंद है। अच्छा, हबीब पसंद है। चले। तो घर में भी शरारतें करते हैं घर वाले? ये तो नहीं कहते नहीं यहाँ मत चढ़ जाना, ये मत करना? बिकॉज आप जिस तरीके से फ्लेक्सिबली आपने ये पूरा चक्कर काटा है, तो भाई हम तो लगता है आप तो पता नहीं दीवारों पे चढ़ जाते होंगे, अलमारियों पे चढ़ जाते होंगे, ऐसे ही है? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दूसरा कोई रिकॉर्ड आपने सोचा हुआ है जो बनाना है इसके बाद? ये तो हो गया, और क्या करेंगे? अच्छा, चले, वी विश यू द बेस्ट सुफियान। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपको स्टूडियोज में बुला के फिर आपसे आमने सामने भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और मंडे को तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म से मिल भी रहे हैं, तो हम देखेंगे जी कि किस तरीके से इनको कांग्रेचुलेट। अच्छा, एक ज़माना होता था फ़ोन पे बात करते हुए मेरे भी तासुरात यही होते थे। कैसे? इतना दिल नहीं करता फ़ोन पे बात करने का। बच्चे छोटे जब होते हैं ना, तो उन्हें आपकी जो बातें हैं वो थोड़ी समझने में थोड़ा सा उन्हें टाइम लगता है, लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमें तो कहते हैं ना कि ऐसे रिकॉर्ड बनते रहें और पाकिस्तान का जी नाम बुलंद आप करते रहें। अच्छा जी, ज़रा अब आपको कुछ हम माजी में ले जाते हैं, और माजी के कुछ ऐसी हेरिटेज है जिसको कहते हैं ना बड़े इम्पॉर्टेंट हैं वो हेरिटेज, और उनकी हमें देखभाल करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जब बग़ैर मुल्की सयाह आते हैं तो बड़े इंटरेस्टेड, सारा उनका इंटरेस्ट उस मुल्क की हिस्ट्री जानने में होता है। सो मुग़ल दौर में तामीर होने वाला जहलम का किला है, इसकी देखभाल मुनासिब नहीं हुई, जिसकी वजह से अब ये जो मंजर पेश कर रहा है वो आप सबके सामने हम रख देते हैं। नवीद भट्ट की रिपोर्ट। किला नंदना 16वीं सदी में मुगल सल्तनत ने तामीर करवाया, जिसकी सदियों में कई बार तज़यीन-ए-रैश और बहाली हुई है। 4 साल पहले एलोकेट किए गए फंड्स 120 बिलियन, लेकिन जो मेन था कि स्ट्रक्चर जो था उसे रेस्टोर करते, उसे प्रोटेक्ट करते, वो तो हुआ नहीं है। बाकी छोटे मोटे काम उन्होंने किए हैं, कुछ रास्ते सीधे किए। साबका दौरे हुकूमत में किला नंदना के तहफ़्फ़ुज़ और तज़यीन-ए-रैश के लिए 120 मिलियन की लागत से 4 साला मंसूबा मंजूर किया गया, जो 2020 में शुरू हुआ, जिसे 2024 में मुकम्मल तो होना था, मगर ताहाल ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका है। किला नंदना के जो आसार है उनको बहाल किया जाए, ताकि उधर टूरिस्ट जो है अपने उधर आके विजिट, पूरी दुनिया से आके लोग विजिट कर सकें। यहाँ पर जो मंसूबा शुरू हुआ था वो पिछली हुकूमत का मंसूबा था, वो बंद हो चुका है। तो हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर ये मंसूबा दोबारा शुरू किया जाए। किला नंदना एक आलमी शोहरत याफ्ता मकाम है, जिसकी तज़यीन-ए-रैश और तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे को मुकम्मल करके दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो मबजूल करवाई जा सकती है। एक तरफ
सियाहत के फरोग के बुलंदोबांद दावे और दूसरी तरफ किला नंदना मंसूबे की बंदिश हुकूमती कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ नवीद भट्ट, ARY न्यूज़, जेएलएम। अच्छा जी, तो अब ये है कि आपने देख लिया जो हमारा ये कुदरती बल्कि सकाफ़ती विरसा है, इसको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है, इस पर थोड़ा फोकस होना चाहिए। महकमा आसार कदीमा तो है, लेकिन उसको चाहिए कि थोड़ा इस मामले पे सही तरीके से फोकस करके इनको रिस्टोरेशन में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, एक विकेट जी मैच के हवाले से थोड़ा अपडेट कर दें तो बांग्लादेश की पहली विकेट गिर चुकी है 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और आप ये देखें कि 31 पर उनकी पहली विकेट गिरी थी जब जाकिर हुसैन 12 रन बनाकर आउट हुए थे। तो ज़बरदस्त बड़ा अच्छा ये रहा। तो अभी इस वक्त बैटिंग जारी है, 37 रन अब तक के स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर, और इस वक्त जो है वो नजमुल हसन शंटो और शादमान इस्लाम क्रीज पर मौजूद। चलें जी, अब देखते हैं मैच आगे कैसे बढ़ रहा होता है, वो उस पर हम सब नजर रखेंगे। आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया, अपना बहुत सारा ख्याल और अच्छी बात बतानी थी ना, क्या वो सस्पेंस वीकेंड क्या अच्छा है बताइएगा। अच्छा वीकेंड गुजारें, हम आपके साथ रहेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज।